हाँ ठीक। क्वेश्चन है, मैटरनिटी लीव इज एडमिसिबल टू फीमेल एम्प्लॉइज। ऑप्शन में दिया हुआ है सर, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स्ड, बोथ ए एंड बी। देखिए मैडम, मैटरनिटी लीव का मैरिड होने, अनमैरिड होने, डिवोर्स्ड होने, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैटरनिटी लीव तो सिंपल है, अप टू 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन। यस अगर सर, है ना, तो यस उससे सर, कुछ यस फर्क सर। नहीं पड़ता, ठीक है ना, तो सबके यस, लिए ये भी क्वेश्चन ही गलत है। यस सर, ओके ओके ठीक है। सर, ओके। हम्म, जी हिमांशु सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मेरे कोई टर्म में डाउट आ रहा था सर। ये लीव अकाउंट जो टर्म है सर, वो कहाँ कहाँ पे किस लीव के लिए यूज किया जाता है? हाँ चलिए, बढ़िया, चलो यहीं से अब शुरू कर लेते हैं। तो अब हम लोगों को ना एक बात अच्छे से याद रखिएगा कि जो है लीव अकाउंट हमें सिर्फ 2 जगह हमें देखना है। और वो लीव अकाउंट कहाँ कहाँ देखना है? लीव अकाउंट होता तो बहुत सारी माना एक तरह से अलग अलग तरह की, मगर जब जब कभी भी लीव अकाउंट की बात आएगी तो बस इन 2 लीव के बारे में हम बात करेंगे जिनका लीव अकाउंट होगा, ठीक। और वो कौन सी होगी? ईएल एंड एचपीएल। एचपीएल, है ना। बाकी सबका किसी का भी कोई लीव अकाउंट नहीं होता है। वैसे तो जैसे चाइल्ड केयर लीव है तो उसका अकाउंट बना लेते हैं, मगर इसका कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है। बस ये अब बस ये माना जो पुराने जो रूल्स हैं, क्योंकि पहले से यही वाली छुट्टियां चल रही, जब से चाइल्ड केयर लीव गवर्नमेंट ने दी है, मगर उसके लिए कोई किसी तरह का कोई खास फॉर्मेट दिया नहीं है। बस इन्हीं के लीव अकाउंट होते हैं, और इन्हीं के लीव अकाउंट कैसे मेंटेन होते हैं उस पर जरा 2-4 बातें कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। तो चलिए जरा पहले बात तो ईएल जो है इसके बारे में, जो छुट्टियां होती हैं वो आजकल 2 तरह के लोगों के लिए होंगी। एक तो वेकेशनल स्टाफ, और दूसरा दूसरा कौन सा? नॉन वेकेशनल। नॉन वेकेशनल। तो आप एक बात मान लीजिए कि हम सब लोग वेकेशनल स्टाफ हैं, क्योंकि हमको 50 दिन की छुट्टियां मिलती है, तो वेकेशनल स्टाफ है। बट जितने भी ईएल एचपीएल वाले जितने भी सवाल आएंगे उनमें अगर मान लीजिए वेकेशनल नॉन वेकेशनल कुछ नहीं लिखा है, तो डिफॉल्ट आपको मान लेना है कि वो नॉन वेकेशनल के लिए पूछा जा रहा है, वेकेशनल के लिए नहीं पूछा जा रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो केवल कुछ ही डिपार्टमेंट हैं जहां पर वेकेशनल स्टाफ होता है, ज्यादातर जगह तो नॉन वेकेशनल ही होता है। तो ईएल की शुरुआत हम कहाँ से करें? जब एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, ठीक है। तो यहीं से हम लोग शुरू कर लेते हैं, और मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, उनके आप आंसर दे दीजिए तो बस काम हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई स्टाफ है जिसने 3 फेब को 2026 को, सॉरी 25 को उसने ज्वाइन किया है। 3 फरवरी 2025 को इस कोई एम्प्लॉय है जिसने ज्वाइन किया। अब आप मुझे बताइए कि आज है हमारे पास कितने मार्च है आज? 20 मार्च। 20 मार्च 20 मार्च 26 है। अभी इसके अकाउंट में अगर इसने कोई छुट्टी ईएल अवेल नहीं की है तो इसके अकाउंट में कितनी ईएल होंगी, ये थोड़ा सा कैलकुलेट करके जल्दी से बता दीजिए मुझे। एक भी नहीं सर। 10। सॉरी सर, सॉरी 15 होगी सर। ये 26 की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी। मतलब जो आंसर दिया था एक भी नहीं, वो बिल्कुल सही था, क्योंकि ये 20 मार्च 25 को मैंने पूछ लिया था। मैं आज 20 मार्च 2026 की कंडीशन में पूछना चाह रहा हूँ, तब क्या होगा? 40 होंगे सर। 34 होंगे। हाँ सर, 40 होंगे सर। 40 होंगे। 60 ईएल की पूछ रहा 60 हूँ। होगा 60। 30 होगी सर। 30 40 होंगे। 10 ईएल क्रेडिट की जाएंगी। 30। चलिए, हाँ, अब जो भी हैं जितनी भी हैं उनको जरा एक बार अपनी अपनी सभी जो है ना, बोलिए मत, अब जल्दी से टेक्स्ट मैसेज में लिख दीजिए जिनको जो भी आ रहा हो कि उतनी ईएल होंगी। फिर इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी से एक 30 सेकंड का टाइम लगाइए और लिख दीजिए प्लीज यहाँ पे जिन कॉल मैसेज में कि आपने कितनी कैलकुलेट कर ली है ना। जो भी कैलकुलेट करी है वो आप अपना दीजिए जल्दी जल्दी।
3 फरवरी 2025 को उसने ज्वाइन किया है, नॉन वेकेशनल स्टाफ है, उसने बीच में कोई ईएल अवेल नहीं की है। आज 20 मार्च 2026 को उसके अकाउंट में कितनी ईएल होंगी, ये सवाल है। बढ़िया, चलिए अब जरा हम इसी चीज को एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये हुआ कैसे। अब मुझे ये बात बताइए, एक दूसरा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, इस दूसरे सवाल का आंसर देना। 3 फरवरी 2025 को उसने ज्वाइन किया है, तो जिस दिन उसने ज्वाइन किया 3 फरवरी 2025 को, तब उसके अकाउंट में ईएल कितनी होंगी, इसको जरा टेक्स्ट मैसेज में लिख दीजिए प्लीज। 3 फरवरी 2025 को जब वो ज्वाइन करेगा, जिस दिन वो ज्वाइन करेगा, उस दिन उसके अकाउंट में कितनी ईएल होंगी। चलिए, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, 0, 10, 0, 10 ऐसे करके आ रहे हैं, 14, 28, 10। चलिए ठीक है। देखिए भाई, इसका सीधा सीधा रूल ये है कि जब भी कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसको जिस दिन ज्वाइन करता है उसी दिन उसकी सर्विस बुक बन जाती है, मतलब वो विद इन ए मंथ। और सर्विस बुक बनते से ही उसको ईएल एचपीएल जो होती है, ईएल एचपीएल सीएल, ये सब एडवांस में क्रेडिट होती हैं। तो जिस दिन भी ज्वाइन करेगा एम्प्लॉय, उस 6 मंथ की, माने आगे आने वाले 6 मंथ की, ये मान के कि आगे 6 महीने तक आदमी काम करेगा तो उसकी कितनी ईएल बनती है, उस हिसाब से ईएल दी जाती है। तो 10 बन गई सर, 10 एक 10 हो गई। जब नॉन वेकेशनल स्टाफ होता है तो 6 महीने की जो ईएल होती है वो कितनी होती है, 6 महीने की 15। अब हाँ, अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि 6 महीने की तो 15 होंगी, ये एडवांस में क्रेडिट होंगी। मगर अब इसने चूंकि ज्वाइन किया है 3 फरवरी 2025 को, तो इसका मतलब ये है कि इसको फरवरी से या उसके बाद ही मिलेंगी, जनवरी की तो मिलने से रही। 6 महीने हमेशा जनवरी से जून और 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक ही काउंट होते हैं, माने 1 जनवरी को क्रेडिट होंगी या फिर 1 जुलाई को क्रेडिट होंगी। तो अगर जब वो पहली बार जब ज्वाइन करेगा, तब तो जब वो ज्वाइन करेगा तभी क्रेडिट हो जाएंगी, बट बाकी टाइम पे जो है वो 1 जुलाई और 1 जनवरी को क्रेडिट होती है। तो अगर हम फरवरी के हिसाब से देखें, इस 6 मंथ में अगर हम देखें, तो जनवरी की तो उसको मिलने वाली नहीं है, फरवरी की बताइए मिलेंगी या नहीं। फरवरी महीने के बाद सर नहीं कंप्लीटेड मिलेगी मंथ सर। की मिलती है सर। नहीं मिलेगी, Completed कंप्लीट month, मंथ के लिए मिलती है। फरवरी महीने की क्यों नहीं नहीं। मिलेगी इसको। नहीं मिलेगी। कंप्लीटेड मंथ नहीं है सर। हाँ, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर वो 1 फरवरी को ज्वाइन करता तो इसको फरवरी महीने की मिलती, क्योंकि उसने 3 फरवरी को ज्वाइन किया इसलिए नहीं मिलने वाली है। तो अब नेक्स्ट क्या बचता है हमारे पास, मार्च, अप्रैल और मई। मार्च, अप्रैल, मई और जून भी है ना, कितने हो गए, 4। और 15 ईएल जो है वो 6 महीने की मिलती है। तो 1 महीने की क्या हो गया, 15 डिवाइडेड बाई 2.5 सर। और 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 ये आ and जाएगा 2 पॉइंट, हाँ 2.5 हाँ 2 and हाफ, है ना। 1 मंथ की 2.5 ईएल होती है अगर वो नॉन वेकेशनल स्टाफ हुआ तो। अब इसको 4 महीने की मिलने वाली है, मतलब कितनी मिलने वाली है उसके अकाउंट में होंगी, 10। सर 10। 10 होंगी सर। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि फरवरी के बाद जैसे ही जुलाई आएगी, वो कौन सी आएगी, 1 जुलाई 25, है ना। तो इस दिन क्या होगा उसके अकाउंट में पूरी की पूरी अगले 6 महीने की, नेक्स्ट 6 जो अगला महीना होगा, 1 जुलाई 25 से 31 दिसंबर 25 तक की टोटल कितनी बनती है, 15, वो क्रेडिट हो जाएंगी। फिर जुलाई के बाद फिर आ जाएगा उसका जनवरी, 1 जनवरी 26 को 1 जनवरी 26 को 1 जनवरी 26 को फिर कितनी क्रेडिट हो जाएंगे उसके अकाउंट में, 15। अगर इन सब को हम जोड़ दें तो कितनी हो गई, 40। तो 1 जनवरी 26 को जितनी है उतनी ही 20 मार्च 2026 को रहेंगी।
इसका मतलब 20 मार्च 2026 को इसके अकाउंट में भी फिलहाल कितनी है, 40 40 EL है, होंगी सर, 40 पहले ही 40 बताया था EL मैंने सबसे पहले। स्थिति में। ठीक, अब क्या है, अब कुछ और कंडीशन समझ लेते हैं। इतनी बात आई होप सभी को क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं होगा। किसी को भी डाउट हो तो तुरंत रेज हैंड करके अभी पूछ लीजिए ताकि आगे बढ़ा जा सके। क्लियर है, सबको क्लियर है। अब कुछ दूसरी कंडीशन में दे रहा हूं आपको, और वो कंडीशन ये है कि 3 फरवरी को उसने ज्वाइन किया, सेम 3 फरवरी 25 को, ठीक है। वो तैयारी करके उसने ज्वाइन, मतलब बढ़िया तैयारी करी, 3 फरवरी को जाके वो JSA बन गया। अब वो क्या है कि उसने वो तैयारी कर रहा था और हायर एग्जाम्स की, और उसने बहुत सारे एग्जाम दे रखे थे, कुछ एग्जाम देने थे, तो 3 फरवरी को ज्वाइन किया और उसने कहा कि अगर इस JSA में फंस गए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो फरवरी में ज्वाइन करा उसने, फरवरी महीना रहा, और मार्च में जैसे ही 1 मार्च आया तो उसने क्या कर लिया कि 1 मार्च से लेके 29 अप्रैल तक, सॉरी चलो कोई भी बात, कुछ नहीं, 29 अप्रैल तक उसने क्या किया, छुट्टी ले ली। 29 अप्रैल तक, 1 मार्च से 29 अप्रैल तक उसने छुट्टी ले ली। अब उसके अकाउंट में क्या है कि EL वगैरह तो बहुत थोड़ी सी थी, 10 EL तो, और वो शुरुआत थी, प्रोविजन था, वो EL मिली नहीं, उसने ये सारी की सारी छुट्टियां ले ली, EOL ले ली, EOL। और उसके बाद 30 अप्रैल को आके उसने फिर ज्वाइन कर लिया और फिर आगे कंटिन्यू रहा, और अब वो आज की डेट जो है वो 20 मार्च है, 20 मार्च 26। अब बताइए कि उसके अकाउंट में कितनी EL होंगी, जरा जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए और लिख दीजिए जरा टेक्स्ट बॉक्स में, है ना। जल्दी से टेक्स्ट बॉक्स में लिख दीजिए कि कितनी EL होंगी आज की स्थिति में। जल्दी लिखिए प्लीज। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली है और आपने बढ़िया से लिख भी दिया है। अब मैं अगला सवाल पूछ रहा हूं और उस अगले सवाल के हिसाब से लिखिएगा। मैं कह रहा हूं कि सिचुएशन यही है, 3 फरवरी 2025 को उसने ज्वाइन किया है, 1 मार्च से 29 अप्रैल तक उसने UL लिया हुआ है, और 1 जुलाई 2025, अब जुलाई 25, 1 जुलाई 25 को उसके अकाउंट में EL क्रेडिट हुई है। और तो अब बताइए कि 2 जुलाई 25 को उसके अकाउंट में कितनी EL होंगी, 2 जुलाई 25, 2 जुलाई 25 को उसके अकाउंट में कितनी EL है? 20 सर। 35, sir. Previous 10 EL also. चलिए, अब जरा इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इतनी बात तो आप सबको एकदम क्लियर है कि फरवरी में जैसे ही उसने ज्वाइन किया था तो उसके अकाउंट में कितनी EL क्रेडिट हुई थी? 10. 10 हाँ, 10. 10 हुई थी ना। फरवरी में क्यों होगी सर? 3 फरवरी को ज्वाइन कर रहा है ना, मंथ तो पूरा हुआ नहीं। मैम पिछले डिपार्टमेंट की हैं। नहीं, पिछले डिपार्टमेंट की नहीं है, जब अगले भी जून ज्वाइन तक करता की है ना, मिलेगी, 4 महीने जून की तक। एडवांस मिलती है सर।
होती हैं तो एडवांस में क्रेडिट होती हैं। अच्छा, फरवरी एक साथ आने लगे। तो तो मार्च फरवरी की ईएल नहीं मिलेंगी, मार्च अप्रैल मई जून की कुल मिला के कितनी ईएल मिली थी उसको? 10 ईएल मिली थी, ठीक अच्छा, है 2.5 गुना 4, हाँ ठीक है। है ना? तो 10 ईएल मिली थी। अब क्या हो गया है कि 1 मार्च से 29 अप्रैल तक वो यूएल पे चला गया। मतलब कितने दिन गया है यूएल पर? 1 2 मार्च महीने मान लीजिए सर, 2 2 महीने। महीने, मान नहीं लीजिए, दिन बताइए 60 आप। days सर, 60 days। 2 months. 60 days। ये इस तरह का सवाल 60 डेज पूरे कैलकुलेट करना है एक एक चीज करके। 60 डेज, तो 60 डेज का जितनी भी यूएल लेते हैं, अगली बार जब जुलाई में कैलकुलेट करेंगे, जुलाई में जब कभी भी जुलाई या जनवरी में ईएल क्रेडिट करने जाएंगे तो पिछले 6 महीने की छुट्टियां देखी जाती हैं कि क्या उसने यूएल लिया है या क्या उसका डाइजनन हुआ है। इस कंडीशन में अगर डाइजनन या यूएल हुआ है तो जितने भी दिन का उसने यूएल लिया है या डाइजनन हुआ है उसका 1/10 कर लेते हैं। तो 60 का 1/10 किया तो कितना आया? 6 आया। 6. तो जितनी भी क्रेडिट होने वाली थी उनमें से इसको माइनस कर लिया जाएगा। तो कितनी क्रेडिट होने वाली थी? 9 होने Nine वाली, बचेगी। मैं पूछ रहा हूँ होने वाली थी। 15 होने सर 15। 15। तो 6 को हमने माइनस कर लिया उसमें से, तो कितना बचा? 9. तो 1 जुलाई को क्रेडिट होंगी 9 और पहले से ही 10 थी, तो कितनी हो गई? 19। तो उसके अकाउंट में 2 जुलाई को जो होंगी वो 19 होंगी। अब वो मैं 2 जुलाई पूछ लिया तो 19, 1 जुलाई पूछूं तब भी 19, और 15 जुलाई पूछूं तब भी 19, और 15 दिसंबर 2025 पूछूं तब भी 19, बशर्ते कि उसने ली ना हो या कुछ और कहीं से कुछ नहीं हुआ वैसा, ठीक है? 31 दिसंबर बोले तो भी 19। हाँ तब भी 19 बिल्कुल, क्योंकि अब अगले जब ईएल मिलेगी तो वो जनवरी होगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई मुझे लगता है, आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ सर, अब Yes, क्लियर sir. हुआ Yes, sir. सर, Yes, अब sir. क्लियर है। वेरी गुड। तो सर अब क्वेश्चन हम था, 110 जो कम होता है ईएल, इसका कोई लिमिट है कि जितना भी होगा सभी कम हो जाएगा? मैक्सिमम, मैक्स 15, Maximum 15. क्योंकि 15 जितनी क्रेडिट हो रही उतनी ही काटी जा सकती है, उससे ज्यादा तो काटने का मतलब ही नहीं बनता है ना। तो मैक्सिमम 15, ठीक है। अब चलिए ये शुरुआत हुई ईएल से, अब हम बात कर लेते हैं जरा थोड़ी सी एचपीएल की, ईएल की और बात करेंगे। अभी मैं अपने सवाल पूछ लेता हूँ, आप लोगों के सवालों के लिए मैं पूरा टाइम दूंगा, सर है ना। सर थोड़ा ये- सा धैर्य रखिए थोड़ा सा। अब मेरा सवाल का उत्तर दीजिएगा, फिर उसके बाद आप लोगों को सवाल पूछने का मौका मिलेगा, है ना। और मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि जैसे ईएल के बारे में हमने बात कर ली है कि जो नॉन वेकेशनल स्टाफ होते हैं उसको 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15 ईएल क्रेडिट होती है ईएल। अब एचपीएल का बताइए जरा कितनी क्रेडिट होती है? जो नॉन वेकेशनल स्टाफ होता है उनका एचपीएल कितनी क्रेडिट होती है? जल्दी से टेक्स्ट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब हर 6 महीने में 10 एचपीएल क्रेडिट होती हैं। तो पूरे साल भर की जो एचपीएल है वो टोटल मिला के अगर पूरे साल की कहेंगे तो 20 एचपीएल क्रेडिट, और अगर ईएल की बात करें तो पूरे साल भर में 30 ईएल क्रेडिट होती है नॉन वेकेशनल स्टाफ की। मतलब 30 ईएल और 20 एचपीएल पूरे साल भर में क्रेडिट होती है नॉन वेकेशनल स्टाफ की। तो अब मैं यही सेम सवाल, तो 10 ईएल कितने 6 महीने की होती है, तो 1 महीने की जो ईएल है वो कितनी होगी वो बता दीजिए जल्दी से टेक्स्ट बॉक्स में लिख के, इन कॉल मैसेज में लिख दीजिए 1 महीने की एचपीएल कितनी हुई। 1 महीने की एचपीएल 6 महीने की 10 होती है, तो 1 महीने की कितनी हुई? बिल्कुल सही है, 5/3 बिल्कुल सही है, 5/3 सही है, या फिर 1 पॉइंट, ठीक है, बढ़िया। अब आपको क्लियर हो गया 1 महीने की कितनी होती हैं, तो वो 5/3 या फिर
1.6 कह लो, 6 कह लो, ठीक है। तो अब आप ये बता दीजिए कि 3 फरवरी 2025 को जेएसए ने ज्वाइन किया है, तो उसकी 1 जुलाई जब आएगी, 1 जुलाई 25, ठीक है, तो उस दिन तक कुल कितनी एचपीएल हो जाएंगी 1 जुलाई के क्रेडिट के बाद? ये सवाल है, जरा जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं काइंडली? मैं कह रहा हूं कि 3 फरवरी को उसने ज्वाइन किया है, एक जेएसए है, उसको एचपीएल बतानी है कि उसके 1 जुलाई के बाद उसकी अकाउंट में एचपीएल कितनी होंगी। एक जुलाई को। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग बड़े समझदार हैं, सब सही सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए, तो फरवरी के महीने की कितनी एचपीएल मिलेंगी उसको? 7। फरवरी के महीने की मैं एक भी सिर्फ- नहीं मिलेगी सर। एक भी नहीं जीरो मिलेगी सर, लेकिन क्रेडिट बिल्कुल होगा नहीं। तो क्रेडिट में तो जाएगा सर 10। हाँ हाँ, क्रेडिट ठीक है। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो थोड़ा आंसर दे दीजिए। हाँ, फरवरी में कुछ भी नहीं मिलेगा। मार्च, जीरो। अप्रैल, मई, जून, 4 महीने की कितनी मिली? 20/3 सर। 20/3 7। हाँ, कितनी मिली? 7, ठीक है। और जुलाई में कितनी और क्रेडिट हो गई? 10। जुलाई में कितनी क्रेडिट हुई? 10 10 क्रेडिट हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 17। हाँ, तो 1 जुलाई को उसके अकाउंट में आ गई 17, ठीक है। 17, यस सर। अब सेम जो अभी बात की थी हमने, वो बात क्या की थी कि 1 मार्च से लेके 29 अप्रैल तक उस जेएसए ने अगर ईओएल ले ली, ईओएल ऑन प्राइवेट अफेयर्स, उस कंडीशन में जरा जल्दी से टेक्स्ट मैसेज लिख के बता दीजिए कि उस कंडीशन में 1 जुलाई को कितनी एचपीएल क्रेडिट होंगी। अगर इसने ईओएल ले लिया तब। कुछ लोग कह रहे हैं 17 कम नहीं होगी क्या? सर सर, डाइज SPL पे नॉन कोई का सर impact होगा नहीं सर, होता। ईओएल का नहीं होगा सर। ठीक है, बढ़िया। ये वाली बात सबको याद रखनी है, जो 13 14 लिख रहे हैं ना, वो भी ध्यान रखिए कि ईओएल लेने से उसके एचपीएल पे फर्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ ईएल पे फर्क पड़ता है। इसलिए ईओएल लेने से कुछ नहीं होने वाला, जितनी ईएल एचपीएल जितनी उसकी क्रेडिट हुई है वो उतनी ही होंगी, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। एचपीएल में सिर्फ और सिर्फ किस बात का फर्क पड़ता है कि अगर ये पीरियड जो है वो ईओएल ना ली होती और किसी वजह से ये पीरियड डाइजनल हो गया होता, तब अब मान लीजिए कि वो एम्प्लॉय जो है 3 फरवरी 2025 को ज्वाइन करता है, 1 मार्च से लेके 29 अप्रैल तक बिना लीव सैंक्शन कराए गायब हो जाता है और 30 अप्रैल को वो वापस आ जाता है। इस कंडीशन में जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसने पूरे 60 दिन का जो पीरियड है उस डाइजनल कर दिया गया, डायगोनल कर दिया। है ना। तो अब जो 60 डेज का पीरियड डाइजनल हुआ, अगर डाइजनल हुआ तो फिर एचपीएल कितनी होगी वो बताइए जरा। हाँ, 60 को कितने से डिवाइड किया जाएगा यहाँ पर? 1/18। 18 से तो कितना हो गया ये? 3 days, so 3.3. 3.3। So 3.3. 3.3 को माइनस किया जाएगा किससे? 17 से। तो कितना हो गया? कितना हुआ ये? 14.6 सर।
13.67. 13.67 है ना। तो अभी 13.67 है, मतलब 0.5 से ज्यादा है, 14 हो जाएगा, मतलब ये 14 राउंड होगा। दी जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 14 से. 14। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। तो ईएल और एचपीएल का मामला बस इसी तरह से चलता रहता है कि जब भी क्रेडिट होगी तो पिछले 6 महीने की उसकी यूएल और डाइजनन चेक किया जाएगा ईएल के मामले में, और एचपीएल का मामला जब बनेगा तो सिर्फ डाइजनन चेक किया जाएगा। और हर जो है हर एक महीने उसका इसी तरह, मतलब हर 6 महीने में उसके हर 1 जनवरी और 1 जुलाई को उसके क्रेडिट होती रहेंगी ईएल और एचपीएल, और इसी को हम इनका अकाउंट बोलते हैं। और बीच बीच में एम्प्लॉय उनको सैंक्शन करवाते हुए अपना खर्च भी कर सकता है। ठीक है, अब क्या हो जाता है कि सेम कंडीशन ऐसे आती है कि मान लीजिए कि सर 200 दोनों पर इफेक्ट पड़ेगा क्या? एचपीएल क्या? और ईएल दोनों पर इफेक्ट पड़ेगा सर? किस चीज का? ये जो डिडक्शन और डाइज नॉन जो हो गया सर, तो एचपीएल और ईएल दोनों से डिडक्शन होगा क्या, ये पूछ रहे हैं हाँ, सर। डाइजनन का इफेक्ट दोनों पे पड़ता है, चाहे वो ईएल हो चाहे एचपीएल हो। जी ठीक सर, है, थैंक यू। और एचपीएल पर सिर्फ डाइजनन का असर पड़ता है। जी राजेश सर बताइए प्लीज। सर ये जो कैलकुलेशन 6.4 आई थी पहले, जी तो वो 7 कैसे हो गई सर? 7 + 10 किया था ना एचपीएल में। जी सुभाष सर। 6.6. सर अगर डाइजनन का प्रभाव क्या सर एमएससीपी में भी पड़ता है? डाइजनन का इफेक्ट क्या एमएससीपी में पड़ता है सर? हाँ सर, उसका फर्क पड़ता है, क्वालिफाइंग सर्विस के ऊपर पड़ता है। क्वालिफाइड सर्विस पे काम का फर्क पड़ेगा। तो उसको सर 10 ईयर के बाद जो मिलता है वो नहीं मिलेगा मिलेगा या मिलेगा, ना सर? और जितने दिन डाइजनन होगा उतना ही तो कम होगा, बाकी तो मिलेगा ही उसके एमएससीपी। ओके सर। कुमुद मैडम। यूएल का नहीं पड़ता ना सर इफेक्ट? सर डाउट था, जैसे कभी एक सर ने पूछा, मेरा राजेश भी सर की डाउट बात है। पूरी कर ले कुमुद मैडम, एक मिनट, राजेश सर की बात पूरी कर ले। ये क्या कह रहे थे, 6.6 आया है, ऐसा कुछ कह रहे थे ना राजेश सर, क्या कह रहे थे आप? सर वो 6 मतलब जो कैलकुलेशन करेंगे 5/3 करके गए 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6.4 आएगा ना सर? ये 1.66 है। 6 है, ठीक है सर, ठीक 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 है ना? हम्म। ठीक है, हाँ अब बोलिए कुमुद मैडम। सर डाउट ये है, जैसे अभी सर ने पूछा था कि पहली बात तो दोनों पे असर पड़ेगा ना। जी मान लीजिए सर किसी के पास एचपीएल 0 है तो जी सिर्फ ईएल पे असर पड़ेगा। देखिए मैम, किसी के पास क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं कि नहीं, बैलेंस में नहीं है तो सर हम कहाँ लेस करें जब हमें ये। वही मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, ये जो लेस किस वजह से होती है, एक तो 1 जनवरी, ठीक है, कब क्रेडिट होती है बात, 1 जनवरी, और यस एक सर, कब होती है, 1 जुलाई, है ना। उस टाइम पर ये 1 जनवरी और 1 जुलाई का पक्का है कि ईएल जो है वो कितनी क्रेडिट होती है, 15, और एचपीएल क्रेडिट होती है 10, है ना, ये दोनों टाइम, है ना। तो ये 15 ईएल एडवांस में क्रेडिट हो रही हैं हमेशा 1 जनवरी और 1 जुलाई को। तो जब वो क्रेडिट हो रही हैं एडवांस में, ये अब उसके पास पहले से है या नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है, जो एडवांस में अच्छा, क्रेडिट हो रही हैं इनमें से माइनस होता है वो। मतलब ये 0 और माइनस में जा ही नहीं सकता, ये थ्योरी क्रिएट डेवलप हुई। हाँ सिंपल है, ओके, माइनस थैंक करने यू का सो कोई मच। चक्कर ही नहीं बनता है। ये माइनस हो ही नहीं सकता, थैंक यू सो हाँ, मच सर। माइनस नहीं होगा कभी। जो दे रहे हैं उसी में से काट रहे हैं। हाँ, जो दे रहे हैं उसमें से काट रहे हैं। ओके, सर जो पहले वाली है वो इंटैक्ट रहेंगी ना सर, वैसे ही आगे वाली के में से माइनस होगा ना सर? हाँ, जो भी माइनस होगा वो आगे वाले से होगा, ऐसे नहीं होगा कि आपके अकाउंट में। ये मैं उसी पे बात आ रहा था कि जो 290 अकाउंट में है किसी एम्प्लॉय के, तो ये 290 ही रहेंगे, ऐसे नहीं होगा कि उसकी
अगले 6 महीने में जब आएंगे तो उसकी भाई उसने यूएल 180 दिन की ले ली। सोचिए जरा, जैसे मान लीजिए किसी ने 180 दिन की यूएल ले ली, तो अब अगर उसको 1/10 करें तो कितने दिन बनते हैं? 18 दिन। 18 दिन। उसके अकाउंट में 290 ईएल पहले से है। अब वो क्या हुआ, उसने पूरे 6 महीने आया ही नहीं, 6 महीने की यूएल ले ली है। अब जैसी जनवरी आया, 1 जनवरी को आया, तो अब उसको क्रेडिट होनी थी कितनी? 15 ईएल, और पूरे 6 महीने गायब था, तो उस हिसाब से 18 ईएल कम की जानी चाहिए। तो उस हिसाब से तो जो 15 की जगह क्या हो जाएगा, और कम हो जाएंगी, माने -3 हो जाएंगी। तो ये 290 से 287 हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब जो माइनस जो की जाए, जो कम की जाएंगी, जो क्रेडिट कर रहे थे 15, या तो मतलब मैक्सिमम इतनी ही कम की जा सकती है। ठीक है, तो जैसे ये मान लीजिए कि कोई सर ये 3.3 आया है तो 10 में से कितनी घटाएं? 4? देखिए 10 में से 4 घटाई नहीं जाएंगी, 10 में से 3.3 घटाई जाएंगी। उसके बाद कैलकुलेट किया जाना है कितना हो गया। ये हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी कैलकुलेशन करनी है तो वो जो भी पॉइंट में आए वो सब हमेशा कैलकुलेट करते चले जाना है। 10 में से कितना घटाया जाएगा? अच्छा सर, बाद में राउंड करेंगे, समझ गए। 3.3 तो कितना हो गया? 6.7। 6.7 हो गया, और 6.7 जब होगा इसको राउंड अप किया जाएगा तो 7। अगर आपने ऐसे कर दिया कि 3.3 आया तो अब 4 घटा ली, 4 घटा लिया, ऐसे नहीं होता है, मतलब लास्ट गलत हो जाए। वही तो कंफ्यूजन हो गया था सर, मैं 4 घटाए दे रहा था। राउंड अप जो है वो अपन को लास्ट में करना है। ठीक है, अब चलिए जरा कुछ बात कर लेते हैं हम। यही तो जब भी क्रेडिट होंगी तो उस टाइम पे पिछला 6 महीना देखा जाना है, उसके बेसिस पे करना है। जी मनीषा मैडम। गुड इवनिंग सर। इवनिंग मैम। सर इसमें ईएल में तो 1/10 करना है और एचपीएल में 1/18 करना है, और डाइजनन का अगर ईएल में भी करना है सर तब भी 1/18 करना है। जी, ईएल में दोनों, यूएल और डाइजनन, और एचपीएल में ओनली डाइजनन। नहीं सर, डाइजनन जो है वो ईएल में जब माइनस करना है तो 1/18 करना है। ईएल में 1/10 करना है मैडम। नहीं सर, ईएल में तो 1/10 ईओएल का करना है ना, डाइजनन का भी 1/10 ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ईएल ठीक की है। कंडीशन में सिर्फ आप 1/10 याद रखिए, और वो चाहे डाइजनन हो चाहे यूएल हो, कुछ भी हो। ठीक है सर, थैंक यू। और एचपीएल के मामले में 1/18 करना है, और यहाँ पर ईयूएल का कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ सिर्फ डाइजनन का फर्क पड़ेगा एचपीएल पे। ठीक है, अब मैं आपसे जो अगला सवाल की मैं जो अपेक्षा कर रहा था वो ये है कि कोई एम्प्लॉय है जिसका 31 दिसंबर जो है 31 दिसंबर 2025, 31 दिसंबर को उसके अकाउंट में जो है वो 290 ईएल है। अब वो 1 जनवरी जैसे ही आता है, 1 जनवरी 2026, तब आप बताइए कि उसके अकाउंट में कितनी ईएल होंगी? 300 + 5। 290 प्लस 15 सर, 290 + 15 प्लस 15 290 प्लस 15 करके जाएंगे। हाँ 290 प्लस 15 का अलग से सर। सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, आप एक बार रिज्वाइन कर लीजिए। सूर्य प्रताप सर आप रिज्वाइन करिए, या कुछ लगा ब्लूटूथ लगा रखा है क्या सूर्य प्रताप सर, या कुछ दूसरी डिवाइस, तो उसको हटा दीजिए, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। जी आशीष जैन सर। सर ये सेपरेट करने के बाद यदि 3.3 आपने सेपरेट किया था, उसके बाद राउंड ऑफ कर, मतलब जो सेपरेट करने के बाद 6.3 आता है, 6.2 आता है, तो भी हम 6 लेते फिर 6 लेते, बिल्कुल
ठीक है सर, थैंक यू सर। जी, तो 290 है और उसको 30, जैसे 1 जनवरी आएगी तो 15 जब क्रेडिट होंगी तो वो 15 जो क्रेडिट होगा वो क्या होगा कि उसका मतलब 290 में वो 15 को अलग रखा जाएगा। अलग क्यों रखा जाएगा? क्योंकि जब कभी भी दूसरी कोई ईएल क्रेडिट होगी तो 300 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 300 से ज्यादा हो रही है तो फिर क्या कर देना है कि उसको अलग से ही रखा जाएगा। अब 1 जनवरी 2026 को उसके अकाउंट में हो गई 290 प्लस 15। अब उस एम्प्लॉय ने, अगली बात मैं बता रहा हूँ, आप अगला सवाल है मेरा कि ये वाला जो एम्प्लॉय है इसने कहा कि भाई हम जो है 10 ईएल उसने छुट्टी ले ली, 10 ईएल की छुट्टी ले ली अगले 6 महीने, मतलब 1 जनवरी से लेके 30 जून 26 के बीच में 10 ईएल की छुट्टी ली है उसने। ध्यान से सुन पा रहे हैं सभी लोग, है ना? और तो अब जनवरी के बाद आएगा 1 जुलाई 2026, जब जुलाई आएगा, है ना, जुलाई 26, है ना? तो अब बताइए कि उसके अकाउंट में कितनी ईएल होंगी? ये रेज हैंड करके ही बोलेंगे या टेक्स्ट मैसेज में लिखेंगे, है ना? जी नारायण मटोलिया सर। सर गुड इवनिंग सर। जी सर जैसे आपने evening, यहाँ पर 290 प्लस 15 लिखा है, यदि ये 290 की जगह 285 प्लस 15 ऐसा लिखेंगे क्या सर इसमें? नहीं, वो 300 ही लिखा जाता है फिर। 300 ही हो 290 जाएगा। प्लस 15 300, है ना? अच्छा 290 की जगह ठीक है। 285 हो जाएगा तो 300 हो जाएगा सर वो जो है। बिल्कुल, वो 300 लिखा जाएगा। जी 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 थैंक यू सर। जी अवधेश सर बताइए। सर अवधेश मैंने बोलिए। लिख दिया है उसमें अच्छा ठीक है, ऋतु 295 प्लस 15 हाँ। लिख दिया सर। शर्मा बोलिए मैडम। जी सर 295, क्योंकि जो उसने 10 ले ली वो ये 15 में से माइनस हो जाएंगी, तो जी 5 बच गई, वो 5 इसमें ऐड हो गई तो 295 हो गया, और प्लस फिर नेक्स्ट 15। हाँ बिल्कुल सही। तो ये आप सभी लोगों को एकदम क्लियर हो गया। ये अगली बार में कितना हो जाएगा? 295 प्लस 15 हो जाएगा, है ना? चलिए, अब क्या हुआ कि इसी एम्प्लॉय ने अगला जो 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के बीच उसने क्या किया कि उसने कहा कि छुट्टी उट्टी लेने से कुछ फायदा नहीं है, और एक भी छुट्टी नहीं ली, एक भी छुट्टी नहीं ली। और 1 जनवरी 2027 आया, 1 जनवरी 27, इस दिन की ईएल बताइए जरा कितनी क्रेडिट होंगी 1 जनवरी 2027? 300 प्लस 15। सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये क्या होगा? उसकी हो जाएंगी 300 प्लस 15। सर ये वाली एक बार क्लियर? सिचुएशन फिर से बता दीजिए प्लीज, सिचुएशन फिर से बताइए। सिचुएशन सिंपल थी कि उसके पास 1 जुलाई 2026 को 295 प्लस 15 ईएल थी, और उसने 1 जुलाई 2026 से लेके 31 दिसंबर 2026 तक एक भी ईएल नहीं ली, जो कि तो इतनी ही थी बस। अब आया 1 जनवरी 2027, तो 27 को कितनी होंगी? 1 जनवरी 27 को, तो वो होंगी कितनी? ये 300। कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा। 300 प्लस 15। जी विकास सर। सर यहाँ 5 लैप्स हो जाएगी क्या? सर मेरा क्वेश्चन ये था, चूंकि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो सर आपने 290 प्लस 15 किया है जैसे पहली बार में, तो उसको 300 प्लस में क्यों नहीं लिखते सर? और दूसरा सवाल ये कि ये 300 प्लस 15 क्यों लिखा है इस बार दूसरी बार में ये? जी बिल्कुल। देखिए क्या है कि हाँ जी संजीता मैडम, आपका बिल्कुल सही आंसर है, यही है कि लैप्स हो जाएंगी। एक्चुअल में क्या है कि इस जो लीव रूल है उसमें ये नियम है कि एम्प्लॉय के अकाउंट में मैक्सिमम जो क्रेडिट हो सकती है वो
मैक्सिमम क्रेडिट का जो फिगर है वो 300 है। उसके बाद जिस एम्प्लॉय के अकाउंट में 300 ईएल है, ईएल अगर मान लीजिए हो गई, अभी उसकी सर्विस बची हुई है 5 साल 10 साल 20 साल कितनी भी बच सकती है, 300 उसके अकाउंट में अगर हो चुकी है तो उसके बाद अकाउंट में ईएल क्रेडिट अगले 6 महीने की जो एडवांस में क्रेडिट होंगी वो अलग से ही होंगी, मतलब 15 होंगी। और वो कब से होना शुरू हो जाएंगी, जब से ये कितना हो जाएगा 286, जैसे 286 होगा उसके बाद जो 15 ईएल क्रेडिट होंगी वो अलग से ही होंगी। क्यों होंगी अलग से? उसका रीजन ये है कि मान लीजिए कि ये 286 है, मतलब ये एक्स्ट्रा जो 15 है ये उस अगर वो चाहे तो उस 6 महीने में 15 10 5 जितनी भी चाहे वो खर्चा करे, कोई दिक्कत नहीं। मगर उसने खर्चा नहीं की तो 286 को पूरा 300 करने के बाद जितनी भी बचेंगी वो सारी लैप्स होती जाएंगी हर साल। तो अगर किसी एक के खाते में 300 ईएल हो गई हैं तो उसके बाद हर 6 महीने में उसकी 15 ईएल क्रेडिट होंगी, और अगर उसने 15 ईएल अवेल कर ली तो अवेल कर ली, नहीं अवेल की तो फिर वो लैप्स होती जाएंगी, जिस तरह से सीएल लैप्स होती हैं उसी तरह से। और इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि जिसके 300 ईएल उसके खाते में तो वो अपना सिर्फ 15 ईएल ले सकता है, वो उसकी मर्जी पूरे 300 ईएल ले ले। मगर 300 ईएल कब लेगा? जब वो कौन सी छुट्टी पर हो? LPR रिटायरमेंट कंडीशन में मान लीजिए कि उसकी 10 साल सर्विस बची है और वो उसकी मर्जी के 300 ले ले तो नहीं होगा। कितनी ले सकता है ईएल बताइए? 180 डेज 180 डेज 180। हाँ, 1 स्पेल में वो मैक्सिमम 180 ले सकता है 1 स्पेल में, ठीक है। लेकिन सर अगर फॉरेन कंट्री जाना है तो शायद ले सकता है। हाँ वो बिल्कुल। हाँ सर, सर, भूटान ये बांग्लादेश भूटान 5 बांग्लादेश का क्या लॉजिक है सर? जी धर्मेंद्र सर बोलिए। सर, भूटान बांग्लादेश जाने पे जो मैम अभी बता रही थी वो 180 डेज से ज्यादा ले सकता है। ग्रुप ए के लिए है सर। ये इसका जो लॉजिक है ना अवधेश सर, अब लॉजिक ये है कि इंडियन गवर्नमेंट का ये जो है ना अपने जो नेबरिंग जो कंट्रीज हैं उनमें सर्विस करने वहां घूमने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए। जी ये कह रहा था उसमें लिखा है 5 साल कंटिन्यू ले सकते हैं, उसमें कौन सी मिलेगी छुट्टी, ये पूछ रहा था। 5 साल कंटिन्यू नहीं ले सकते, ईएल कंटिन्यू ऐसे ले नहीं सकते हैं। वो मतलब ऐसे नहीं ले सकते हैं कि बस ले ली, उसके लिए परमिशन की जरूरत है, ठीक है सर। वो तो नेबरिंग कौन सी वाली होगी, ईओएल होगी वो सर? हाँ, जितनी अकाउंट में होंगी वही, जितनी ईएल होंगी वो ईएल चली जाएंगी, जितनी एचपीएल होंगी वो एचपीएल चली जाएंगी, जो बचेंगी बाकी सब ईएल होंगी। क्योंकि सर एमसीक्यू में आज मैंने 180 कर दिया, मेरा गलत हो गया, उसमें 5 साल सही आ रहा था। हाँ तो मैक्सिमम ली जा सकती है। इसका मतलब वो जैसे आप वो बीमा लेते हैं तो उसमें लिखा रहता है छोटे छोटे अक्षरों में टर्म एंड कंडीशंस, तो ऐसे यहाँ भी टर्म एंड कंडीशंस है। तो सर, वो क्वेश्चंस जब ऐसा पूछे मैक्सिमम कितनी ली जा सकती है तो वो 5 साल है। 5 साल से ज्यादा भी छुट्टी ले सकते हैं, वो भी एक टर्म एंड कंडीशन। सर वो नेबरिंग कंट्री जो है अलावा जी नेबरिंग, बोलिए अरविंद सर क्या कह रहे हैं? सर वो जो आउटसाइड जो इंडिया है ना सर, उसमें नेबर कंट्रीज के अलावा, मतलब इन इंडिया बांग्लादेश भूटान जो नेबरिंग कंट्री, इनके अलावा यदि आप कहीं बाहर जाते हो तो है सर वो एक्स्ट्रा 180। हाँ बिल्कुल नेबरिंग कंट्री के लिए नहीं है, नेबरिंग कंट्री के अलावा आप जाते हो देन यू कैन टेक 180 डेज एक्स्ट्रा। जी आउटसाइड द लिखा हुआ है। जी बिल्कुल सही। जी राजू बोलिए सर। सर ये कह रहे हैं जैसे 300 मैक्सिमम ईएल क्रेडिट हो रहा है, उसके बाद भी अगर हर 6 महीने पे 15 ईएल आपको मिल रही है और आपने कोई ईएल नहीं दी है तो ये 15 प्लस होता जाएगा, 300 प्लस सर आपकी 300 प्लस 30। आवाज चली गई थी मेरे लिए, बाकी लोगों सुन पाए क्या राजू सर की पूरी बात? तो बस नहीं आ रही आवाज सर।
जी बोलिए। नो सर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ईएल 300 मैक्सिमम क्रेडिट हो सकती है अकाउंट में, इसके बाद हर 6 महीने पे 15 ईएल हमें मिल रही है और हमने कोई ईएल नहीं ली है, तो वो 15 ईएल प्लस होता जाएगा उसमें। जैसे 300 प्लस 15 अगले 6 महीने में 300 प्लस 30 हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम कितना जा सकता है? नहीं, 300 प्लस 15 ही रहेगा सर। उससे ज्यादा नहीं होगा? लैप्स होता जाएगा। होता जाएगा। 300 प्लस 15 मैक्सिमम हो, उसके बाद चाहे जितना भी वो लैप्स हो जाएगा। जी ओके सर, ओके। कमलेश सर, कमलेश सर। गुड इवनिंग सर, यही क्वेश्चन पूछा था, थैंक यू सर, जवाब मिल गया। ओके ओके जी, सुभाष सर। सर इसमें एचपीएल के साथ ईएल भी रहता है, ईएल को कैसे इसमें 300 में काउंट करेंगे? देखिए ये सिर्फ ईएल की बात हो रही है, एचपीएल की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ईएल जो है वो 300 तक क्रेडिट हो सकती है। एचपीएल कितनी क्रेडिट हो सकती है कौन बताएगा? 150 हो जाए वो उतनी हो सकती है। 300 सर, कितनी भी हो 300। सकती है, बट सर, रीइंबर्स कितनी नहीं भी हो होगी। कोई लिमिट नहीं है सर HPL वो रीइंबर्स नहीं होगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। 150 एचपीएल की कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी हो सकती है। नो लिमिट। इसको अच्छे से याद रखिए, एचपीएल के लिए कोई 300 वाली लिमिट नहीं है। जितनी भी एचपीएल मिल सकती हैं, क्रेडिट हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, उसकी उसमें एंड नहीं है कहीं, कितनी भी क्रेडिट हो सकती है एचपीएल, नो लिमिट। एनकैशमेंट की लिमिट है बस उसकी, देखिए है ना सर? हाँ, अब चलिए ये वाली बात क्लियर हो गई। अब इनकेसमेंट, अब मैडम ने याद दिला ही दिया, तो चलिए इनकेसमेंट पे आ जाते हैं, है ना। तो जब रिटायरमेंट होगा तो ये जो इनकेसमेंट है वो 300 डेज तक की 300 डेज याद रखना है अच्छे से, एक एक शब्द को अच्छे से ध्यान रखना। ये 300 डेज की बात कर रहा हूं मैं। 300 डेज की जो लीव है वो इनकेस हो जाती है। ठीक है, इसका ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि 300 ईएल या 300 एचपीएल या जो भी है। तो हमारे पास दो ही तो छुट्टियां होती हैं, एक होते हैं ईएल और दूसरा एचपीएल। तो ये 300 डेज तक की जो है एचपीएल या ईएल इनकेस हो जाती है। ठीक है, कोई एम्प्लॉय है जिसके अकाउंट में जब वो रिटायर्ड हो रहा है 300 प्लस से 10 एचपीएल है उसके खाते में, है ना, तो उसके कितनी ईएल के इनकेस होंगी? 300। 300। इसकी जो 300। अब आप हमको ये बात बताइए कि जो एम्प्लॉय है उसका जो बेसिक पे है वो जो है वो 50,000 रुपीज है। बेसिक पे उसका है कितना? 50,000। और उस समय जब वो रिटायर्ड हो रहा था, बात है, तब डीए जो है वो 50% था। जब वो रिटायर्ड हो रहा था तो 50% डीए था और 50,000 उसकी बेसिक पे थी। उसको बताइए रिटायरमेंट पर ईएल का कितना पैसा मिलेगा? पैसा कैलकुलेट करिए जल्दी से, कितना पैसा मिलने वाला है। 300 ईएल उसके 300 प्लस 10 उसके खाते में, तो 50,000 बेसिक पर उसको कितना पैसा मिलेगा? जल्दी से कैलकुलेट करिए। 75,000। 300 into 75,000। अरे भाई मैं 7.5 लाख रुपए मिलेंगे सर। 7.5 लाख रुपए मिलेंगे सर। 7.5 लाख रुपए मिलेगा सर, 7.5 लाख रुपए। हाँ सर, 7,50,000। पक्का सबको क्लियर? सबने कैलकुलेट कर लिया ना? यस जी सर। चलिए ठीक, 7,50,000 रुपीज मिलेंगे उसको। ठीक, चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई कोई एम्प्लॉय है, आप दूसरा कैलकुलेशन करके बताएंगे आप लोग। कोई एम्प्लॉय है रिटायरमेंट के टाइम पर उसके अकाउंट में 200 ईएल है,
और उसके अकाउंट में 200 HPL है। उसके एम्प्लॉय है, उसके अकाउंट में 200 EL, 200 HPL। बेसिक पे सेम है 50,000, ये सेम है 50%। अब बताइए कि उसका लीव एनकेसमेंट कितना होगा? 250 दिन का होगा सर। देखो ऐसे 250 दिन का। ऐसे आंसर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो। मैं पूछ रहा हूँ कि कितने रुपए मिलेंगे, आप कैलकुलेट नहीं किए 6,25,000 सर। 6,25,000 सर। हाँ बोलो बोलो। सर 6,25,000। और 200 EL है और 200 HPL है। 6,25,000 जी सर। भाई, 6,25,000। अब इसमें से वो बताइए कि जिनको अभी जब 300 EL थी तो 7.5 लाख रुपए का पैसा मिल रहा था, अब इसके खाते में 200 EL है और 200 HPL है, तब इसको 6,25,000 क्यों मिल रहे हैं? सर फिर से कैलकुलेट कर दिया सर, नेटवर्क चला गया था, कैलकुलेट फिर से कर दीजिए। आधा हो गई सर। उसको कैलकुलेट करना है कमलेश सर, मैं क्यों कैलकुलेट करूंगा? परीक्षा आपको देनी है, मुझे देनी है। क्यों कमलेश सर? वो नेटवर्क चली गई थी सर, नेटवर्क नहीं था। क्या होता है आपका? मैं पेन और सुन नहीं पाया सर। पेन और कॉपी तो आपके हाथ में, नेटवर्क जाने से क्या होता है? मैं कह रहा हूँ कि 20 EL है, 200 EL है, 200 HPL है, आपको कैलकुलेट करना है कि कितना पैसा मिलेगा। ये वाला कैलकुलेशन आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है, क्लियर है ना? यस सर, 6,25,000 क्लियर है सर। चलिए, तो जिन्होंने 6,25,000 किया है वो अब बता दीजिए जरा एक बार कि ये 6,25,000 क्यों? कौन बताएगा? फर्स्ट में सर 200 EL थी और 200 HPL, तो पहले 300 दिन करना है। 300 दिन के लिए 200 HPL में से 100 वहां से ले ली, तो उसका जो 100 HPL है उसका 50% हो जाएगा, तो हो जाएगा 250 डेज हो जाएगा टोटल। बहुत बढ़िया। 250 डेज फिर हमने मंथ वन बना लिए 30 से डिवाइड करके, तो मल्टीप्लाई बहुत ही कर 7। थैंक यू जी जी, बहुत बढ़िया। जुगल किशोर तिवारी सर बोलिए। सर सेम थिंग सर, वो HPL का आधा हो जाएगा और 200 EL है उसके पास, तो उसके 100 और जुड़ेगी और 100 का आधा करेंगे तो 50 हो जाएगा, तो टोटल 250 डेज का 2500 से इंटू करेंगे तो 6,25,000 आएगा। जी अवधेश सर। सर मैंने ना 2.5 लाख रुपए तीन जगह कर लिए तो 5 लाख हो गया, और 2.5 का आधा कर दिया तो 6.25 हो गया। बढ़िया बढ़िया, सही जल्दी हो गया कैलकुलेटर से। बढ़िया बढ़िया। कमलेश सर, कमलेश सर। हाँ क्लियर, समझ आया? समझ में नहीं आया? सर मुझे नहीं आया समझ, बता दो प्लीज। चलिए ठीक है। हाँ क्लियर हो गया सर, समझ। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं कोशिश करूं? ठीक है। हाँ जी जी कुमुद मैडम बताइए। मेरे ख्याल से इसको ना एक नियम से करना चाहिए, क्योंकि हम लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखने वाले हैं। तो 50,000 बेसिक है, प्लस उसका DA जोड़ा 50%, तो 50 प्लस 25, 75,000 रुपए एक महीने का हमारे पास है ना, पूरे महीने का। और एक महीने का 75,000 रुपए, बिल्कुल हाँ, उसको पर डे में कन्वर्ट करेंगे 30 से डिवाइड करके, तब इस 250 से गुना करेंगे। बिल्कुल ठीक, 2,500 बहुत से बढ़िया। मैडम, 2,500 से। हाँ, जितने भी हमारे वो ये ला रहे हैं 250 डे से। हाँ 250 डे से एक दिन को। तब तो मैम 250 हाँ, दिनों से करेंगे, सही कह रही एक हैं। नियम ही ठीक रहेगा। एक दिन की सैलरी निकाली, उसको जो भी दिन जितना भी HPL जो देना है दिन से गुना कर दीजिए, तो स्टेप वाइज भी हो जाएगा। ठीक,
बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर इस तरह के सवाल कैलकुलेशन के एग्जाम में आ गए तो हमें ये करना पड़ेगा। तो 1 महीने की जो सैलरी है वो हमें निकालनी है सबसे पहले, और वो हो गई कितनी, 75,000। उसके बाद कितने दिन का इनकेसमेंट मिल रहा है, तो 20 ईएल है। तो ईएल में क्या होता है कि पूरे दिन का इनकेसमेंट मिलता है, तो 200 दिन का इनकेसमेंट तो ईएल का मिलने वाला है। और फिर ये बताना है कि टोटल 300 डेज का ही इनकेसमेंट मिलता है, तो 100 एचपीएल का मिलेगा, 100 डे एचपीएल का मिलेगा। तो 100 एचपीएल का मतलब है 50 दिन की सैलरी। तो वो टोटल हो गए कितने, 250 दिन, और 250 दिन का 75,000 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपना कितना, 6,000, वो 6,25,000। मनीषा मैडम, यस सर, आ गया समझ, थैंक यू। मुझे नहीं, कुमुद मैडम को दीजिए, धन्यवाद। यस, थैंक यू कुमुद मैम। चलिए ठीक है। इसमें क्या जो 100 एचपीएल है वो लैप्स हो जाएगा? हाँ, वो 100 एचपीएल जो है वो लैप्स हो जाएंगी। जी राजेश कुमार सर। सर ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल है कि हम 30 से ही डिवाइड करें? हम 31 से क्यों नहीं करते? अगर फरवरी का मंथ है 28 से क्यों नहीं कर सकते? ये सर रूल है, स्टैंडर्ड रूल है, महीने से नहीं चलता है ये। हमेशा जब दिन की बात आएगी तो 30 से ही डिवाइड करेंगे, ये स्टैंडर्ड रूल ही है। ओके। ठीक है। जब भी सैलरी काटी जाती है ना, तो चाहे फरवरी का महीना हो तो तब भी उसमें 30 से ही डिवाइड करेंगे, चाहे दिसंबर का महीना हो तो भी 30 से ही डिवाइड करेंगे। ये रूल है। और स्कूलों मिलता में भी तो 30 ही दिन का है। हाँ, और स्कूल में प्रैक्टिस जो है वो, उसको उस पे मत जाइए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से कि प्रैक्टिकल चीजों पे अगर आप गए तो आप बहुत मुसीबत में आने वाले हैं। क्योंकि स्कूल्स में क्या करते हैं कि फरवरी में किसी की सैलरी काटनी होती है तो 28 से डिवाइड कर देते हैं, और जब मार्च में काटनी होती है तो 31 से डिवाइड कर देते हैं। ये सही तरीका नहीं है, है ना। वो 30 से ही डिवाइड किया जाता है, ये रूल है। मतलब जब भी कभी एक दिन की सैलरी निकालनी हो, जैसे मान लीजिए कि किसी की एक दिन की सैलरी, मतलब पूरे महीने भर की सैलरी, मान लीजिए किसी की 60,000 है, किसी की सैलरी मान लीजिए 60,000 रुपीज है एक महीने की, तो उसकी एक दिन की जो सैलरी होगी वो कितनी होगी, कितनी होगी? 2,000 रुपए। 2,000 रुपये होगी, है ना। चाहे वो मार्च का महीना हो, चाहे फरवरी का महीना हो, चाहे कोई सा भी महीना हो, है ना। ये हाँ, ओके सर। ठीक है। अब चलिए एक और कैलकुलेशन जल्दी से करके बता दीजिए। तो कोई एम्प्लॉय है, उसके खाते में 100 ईएल है, 100 ईएल है, ठीक। और उसके खाते में 200 एचपीएल है, 200 एचपीएल है। और सेम बेसिक वही कितना, 50,000। और सेम वो है क्या नाम, डीए 50%। बेसिक वही है 50,000। इसका जरा जल्दी से कैलकुलेशन करके बताइए। बेसिक है 50,000 5 लाख सर। 5 लाख सर। और 50%। सर 5 लाख। ये वाला जो कैलकुलेशन है ये सबका आना चाहिए। जिसका नहीं आ रहा हो जरूर बताना भाई कि मुझसे नहीं बन सर रहा एक है। बार सर प्लीज रिपीट करिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि बेसिक 50,000 रुपए है, उसका डीए जी उस सर। समय 50% चल रहा है, 100 ईएल उसके अकाउंट में है और 200 एचपीएल उसके अकाउंट में है। उसका ईएल मतलब छुट्टियों का इनकेसमेंट कितना मिलेगा? सर डीए रेट कितना बताया? 50%? 50%। 5 लाख। जितने भी हमारे क्लास में हैं, सारे लोगों का कैलकुलेशन होना चाहिए। और अगर आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं ना तो मतलब अच्छी बात नहीं है। सर एक बार ईएल एचपीएल बता दीजिए प्लीज। ईएल 100 है, एचपीएल 200 है। लिखी है मैडम, इसकी दिख, ओके सर। है ना, सामने लिखी हुई है। चलिए बहुत बढ़िया।
कोई अगर हमारे साथी हो ना जिनका कैलकुलेशन नहीं हो तो प्लीज मतलब पूछ लेना भाई, है ना। ये वाला सवाल अगर एग्जाम में आता है तो अगर नहीं बना ना तो मैं मतलब मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। तो अगर किसी सर एक क्वेरी है मेरी, जो कुमुद मैम ने बताया ना, जब हम इसको अगर सब्जेक्टिव में लिखेंगे तो वो पर डे के साथ क्या टर्म लिखेंगे, जो हम 75,000 को 30 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो पर डे के साथ क्या लिखना है? पर डे सैलरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको? एमोलमेंट। पहले हम गिवन लिख देंगे, जैसे सर ने हमें दिया गिवन, फिर लिख देंगे सैलरी ऑफ 30 डेज, दैट सैलरी ऑफ 1 डे अपॉन 30 कर देंगे, एंड रिक्वायर्ड अमाउंट जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। बस मैंने यही पूछना था कि सैलरी टर्म लिखेंगे ना, पर डे सैलरी लिखेंगे इसको? सैलरी प्लस बेसिक है ना। हाँ मतलब वो सैलरी है। हाँ बिल्कुल। सैलरी नहीं लिखना है हमें, उसको पे लिखना है, पे। हाँ पे लिखना है। हाँ यही पूछना था सर, पर डे पे लिखेंगे इसको, है ना? पे, हाँ पर डे, बिल्कुल। सर बेसिक प्लस डीए को एमोलमेंट कहते हैं ना। हाँ एमोलमेंट्स तो हर जगह होता है। नहीं वो तो सब्जेक्टिविटी है, वो तो डेफिनेशन बदल जाती है। तरह की चीज है। यहाँ पर हम चूंकि इनकेसमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पे लिखा जाएगा ना। और सर ऊपर भी यही लिखेंगे फिर, पे ऑफ 30 डेज इक्वल टू 75? पे ऑफ 30 डेज 75,000 और पर डे पे, हाँ 75 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 250, है ना। ठीक है सर। और लास्ट में तो फिर एनकैशमेंट वर्ड आ जाएगा ना। जैसे ये 100 EL 200 HPL जो होगी, इसमें क्या होगा 75,000। हाँ नहीं सर वो सब पता लग गया, बस वो टर्म क्या लिखनी है, पे लिखना है और लास्ट में एनकैशमेंट बाई 30। हाँ और हाँ लास्ट में इनकेसमेंट लिखना है, बिल्कुल। और ये कितने दिन का होगा? इस वाले केस में कितना बन रहा है? 100 EL का, और इधर 200 का आधा 100, है ना। 200 लिखना है। टोटल कितना हो गया ये? 5 लाख। 5 लाख। चलिए एक तो क्लियर हो गया अब तो, है ना। अब मुझे लगता है कि कोई इसके पहले वाले केस में कुछ कैलकुलेशन डिफरेंट था क्या सर? मतलब मैं शायद गलत कर रहा हूँ सॉल्व। HPL 200 दिखा है इसमें, HPL का हाफ हो जाता है 100 वो प्लस 100 EL, ये हो गया 200। पहले क्वेश्चन में शायद 50 दिया था कुछ ऐसे। HPL प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए। चलिए पहले क्वेश्चंस को दोबारा से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कृष्णरंजन सर की बात तब तक पूछ लेते हैं। जी कृष्णा सर क्या कह रहे हैं? अच्छा सर की आवाज जो है ना, शायद माइक की इशू है। अच्छा सेम क्वेश्चन जो अरविंद सर कह रहे हैं, वही वाली बात है ना। हाँ चलिए देखिए अरविंद सर, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि ये, चलिए देख लेते हैं दोबारा से। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि 200 EL थी, EL और 200 था HPL। तो जब कभी EL और HPL दोनों हों तो पहले EL देख लेनी है कितनी है, तो वो 200 है। अब बची कितनी, तो ये लिखेंगे पूरा। मेरे पास का ना लिखने का आज मेरे पास ठीक है नहीं वो पेन, इसलिए जरा दिक्कत हो रही है मुझे। खैर 200 HPL EL लिख लेंगे, प्लस हम इसमें लिखेंगे कितनी, टोटल 300 करने के लिए क्या करेंगे, 100 जो इनकेसमेंट लायक जो HPL होंगी वो कितनी होंगी, 100 HPL तो 200 EL इनकेस होंगी, 100 HPL इनकेस होंगी। तो टोटल कितने दिन की सैलरी बनेगी, तो 200 डेज प्लस 100 HPL का मतलब क्या हुआ, 50 डेज का पे बनेगा। ठीक है, तो टोटल मिला के डे कितने डे की, कितने दिन जो होंगे जो जिनकी हमें सैलरी मतलब वो पे करना है, वो कितना हो गया, 250 हो गया। और इस 250 को क्या करेंगे, बस कितना 75,000 है बेसिक पे, कितने दिन की है 75,000, 30 डेज की, तो एक दिन की कितनी होगी 75,000 30, और दिन कितने बन रहे हैं 250, तो ये
राइट सर, राइट, ओके, थैंक यू। सर एक क्वेरी और है, जब यहाँ पे हम इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे ना ऊपर सब्जेक्टिव में, तो वो तो आ जाएगा कि 300 के लिए उसको हमने 100 HPL किया। तो फिर सर जब इक्वेशन लिखेंगे तो फिर ये लिखेंगे कि 2 HPL इक्वल टू 1 EL, मतलब क्या लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे तब वो 50 आया। सर इसमें आप ये लिखेंगे कि 100 HPL इक्वल टू 50 डेज पे वर्ड आएगा सर? हाँ जी, पे ऑफ 50 डेज ऐसे लिखेंगे, पे ऑफ 50 डेज, क्योंकि HPL क्या होता है। अच्छा सर, मैं सोची थी कि शायद 2 HPL इक्वल टू 1 EL, ये नहीं लिखना है ना मतलब? नहीं, वो क्यों ठीक यहाँ है तो हम एक्चुअल में सर, जी राजू सर सर, मैं ये कहना चाह रहा था, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन इसलिए शायद हो रहा है लोगों को कि जैसे हमें 300 डेज का इन्वेस्टमेंट मिलता है, अब हमारे पास EL मान लीजिए 200 है और हमारे पास HPL भी 200 है, तो 300 दिन पूरा करने के लिए 200 EL और प्लस 100 HPL हमने जोड़ दिया तो 300 दिन हो गए। अब 300 दिन की जो सैलरी बननी है उनमें से 200 दिन का EL है जो फुल डे सैलरी के हिसाब से मिलेगी, और जो 100 HPL है वो आधे दिन की सैलरी के हिसाब से मिलेगी। मतलब अगर 2500 रुपए एक दिन की सैलरी होती है तो 1250 रुपए 100 दिन का मिलेगा और 200 दिन का 2500 के रेट से मिलेगा। तब ये एकदम क्लियर हो जा रहा है, क्योंकि वो लोग आधे का आधा सैलरी बना करके करने में ना शायद कंफ्यूजन हो रहा हो। तो उसमें 2 पार्ट है, EL है और एक HPL है। EL की सैलरी फुल मिलेगी और HPL जितना पार्ट रह गया है उसमें आधे दिन की सैलरी मिलेगी। बहुत ही बढ़िया सर, थैंक यू सो मच राजू सर, बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया आपने। जी लखन सिंह सर। नमस्कार सर। सर सेम कंफ्यूजन है मेरा भी था सर, मुझे तो जब 200 अगर आपने 200 EL का डे माना, इसके बाद प्लस 200 जो आपके HPL बताए उसके आपने 100 डे वहां बना लिए थे, तो फिर उसको यहाँ पे भी 50 बनाया बाद में कैलकुलेशन में, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन। देखिए जो अभी राजू सर ने क्लियर किया वही है। देखिए 200 EL प्लस 200 HPL, ठीक है, ये दोनों चीजें टोटल मिला के तो 400 डेज हो रहा है, 400 छुट्टियां हो रही हैं। ये 400 का इन्वेस्टमेंट मिलता नहीं है, तो इसलिए EL तो पूरी की पूरी हम जितनी भी हैं वो हम सारी की सारी ले लेंगे। बाकी बची 300 में से कितनी बची? सर एक्चुअल में यहाँ पे डे बनाएंगे 100 ना और सर, बनना 100 का तो 100 डे बन जाएगा ना सर। तो 100 दोनों मिला के ये क्या हो जाता है कि 200 EL और 100 HPL, ये एक्चुअल में क्या ना होगा, HPL जो लेते हैं वो एक दिन की HPL हमेशा जो छुट्टी ली जाती है वो एक दिन की ही ली जाती है। तो जो 200 जो HPL हैं, 300 कितनी भी हो, टोटल मिला के हम 300 जो छुट्टियां हैं, चाहे वो EL हो चाहे HPL हो, वो मैक्सिमम इनकेसमेंट 300 तक ही हो सकता है, चाहे वो EL हो चाहे HPL हो। इसको ऐसे नहीं कर देंगे कि 2 HPL बराबर 1 EL कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं करा जाएगा। इसको कैसे करा जाएगा कि आपको टोटल मिला के कितनी छुट्टियां इनकेस होंगी, वो अगर 200 EL इनकेस हो गई हैं तो अब HPL इनकेस होने की जो कीमत है वो सिर्फ 100 HPL ही इनकेस होंगी, 101, 105 या 200 नहीं होंगी। मतलब वो मैक्सिमम जो छुट्टियां वो EL प्लस HPL वो 300 तक ही हो सकती हैं, ठीक है। EL प्लस सर अगर HPL इसमें 300 रहता सर EL, सर 300 सिर्फ EL रहती सर, हाँ 300 300 EL और रहती 200 तो HPL HPL सिर्फ। सर मैं बता रहा हूँ कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा HPL लेफ्ट हो जाता। हेलो इतने सारे लोग बोलेंगे तो कुछ नहीं, कमलेश सर बोलो बस। वो ना सर 300 रहता अभी यहाँ पे जहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं आप, EL रहता और 200 रहता है HPL, तो सर सिर्फ 300 के लेते ना, अगर 200 तो छोड़ देते वैसे। जब 300 EL है तो सिर्फ हम EL को ही कंसिडर करेंगे, वहाँ HPL का कोई लेना देना फिर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। बिल्कुल नहीं। ठीक है, पहले हम EL देखेंगे, जब EL 300 नहीं हो रहा है तो उसको 300 करने के लिए HPL लेंगे और वहां उसकी सैलरी हाफ लेंगे, जितना HPL लेंगे उसका हाफ सैलरी देंगे।
मैंने हाफ इनकैशमेंट होगा, ये ध्यान रखना है। पहले से ऑलरेडी 300 ईयर है तो एचपीएल का कोई लेना देना नहीं। इसका सर ठीक कोई है। इलस्ट्रेशन दिया है क्या ईएल बुक में? कहाँ से देखें सर? अरे सर देखो, बताया तो ठीक है। लखन सिंह कहीं एचपी, देखिए आज की क्लास में इसको फाइनल कर लीजिए, यहाँ से कंफ्यूज होके नहीं जाना है। जी आपको सर। आज अभी तक कंफ्यूजन बना हुआ है तो हम इसको दोबारा कर लेंगे। मतलब बहुत ही सिंपल है कि सबसे मतलब 300 छुट्टियों तक इनकेसमेंट होगा, और अगर ईएल मान लीजिए कि 300 है तो बाकी कुछ इनकेस नहीं होना है, सीधा 300 दिन की सैलरी मिल जाएगी। सिंपल है। अगर ये ईएल कम हुई, मान लीजिए कि कोई सी भी जैसे 200 ईएल है ना, तो बाकी जितना भी बचता है वो एचपीएल से उसकी पूर्ति की जा सकती है। और एचपीएल से पूर्ति का मतलब है कि वो पूरा 300 ही करना है। तो 300 करने के लिए कितनी एचपीएल लगेंगी? 100 बिल्कुल सर। 100 एचपीएल का पैसा मिलेगा, मतलब 200 ईएल का पैसा मिलेगा और 100 एचपीएल का पैसा मिलेगा। एचपीएल का पैसा कितना होता है? हाफ आप होता है बिल्कुल तो सर। आधे दिन की सैलरी मिलेगी, सीधा सा मतलब ये है। 50 डेज के यानी कि सर 200 प्लस 50 डेज। यस हाँ, यहाँ तो 200 डेज की सैलरी मिल जाएगी, यहाँ 50 डेज की सैलरी मिलेगी। समझ में आई बात यस लखन सर। सिंह? ये तो सर टोटल तो आपकी कितने दिन की सैलरी मिल रही है? ये 250 दिन हो गया, पर तो सीधा वो हाफ इसमें मिलेगा, 100 का 50 देगा। हाँ सीधा है। क्लियर हो गई बात? ये सर। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है ना सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। जी। सूर्य प्रताप सिंह सर। सर मैं जी सर नमस्ते। जी बोलिए सर सर। मेरे दो हैं। पहला एक छोटा सा प्रश्न ये कि जैसे ईएल मैक्सिमम 180 दिन ली जा सकती है, सर एचपीएल में क्या लिमिट है? एचपीएल की ये वन स्पेल में 180 डेज। एचपीएल भी सर? जी। और दूसरा प्रश्न था सर, सर कि जैसे जो एचपीएल कितना प्रमोटेड कराया जा सकता है सर? देखिए आयुष गुप्ता HPL का सर, जी पता सर। है कि हैंडरेज बोलिए प्लीज, नहीं तो लोगों को बात कंफ्यूजन हो जाता है। मैं बुला लेता हूँ ना भाई, जो लोग हैंडरेज करते हैं। अगर आप बीच में ही बोलेंगे तो दूसरों को भी समझ में नहीं आएगा। अभी सूर्य प्रताप सर से बात कर रहे हैं तो उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। विदाउट हैंडरेज कोई नहीं बोलेंगे। जी सूर्य प्रताप सिंह सर। सर ये जो ईएल जी। इन्वेस्टमेंट में जैसे 300 दिन की ईएल इन्वेस्टमेंट लास्ट में रिटायरमेंट के समय मिल रही है, इसमें सर जो हम लोग पढ़े थे एलटीसी में 10-10 ईएल 6 बार इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, मतलब उसको अगर जोड़े तो पूरे सर्विस में 360 ईएल उस पर अभी हो आते सकती हैं। उस पर अभी आते हैं, अभी तक हम वहां पहुंचे नहीं है, उस पर बात करते हैं अभी नेक्स्ट उसमें। जुगल किशोर सर। जुगल किशोर सर। सर एक रिक्वेस्ट थी सर, ग्रेजुएटी का भी जी। कैलकुलेशन सिखा दीजिएगा ना सर प्लीज। हम अगर अभी हम ईएल की बात कर रहे हैं ना, वो भी जी। बता देंगे। जी सर। जी सैली मैडम। सर सैली मैडम। हाँ सर, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन अभी ये टॉपिक हो जाए, फिर मुझे ना थोड़ा सा 87 ए रिबेट और स्टैंडर्ड डिडक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, वो थोड़ा सा ठीक क्लियर है, कर। जरूर बता देंगे। हिमांशु सर। हिमांशु सर। Actually, due to my network problem, I could not able to understand regarding the EL investment, EOL and EL. Suppose कोई EL लिया है और EL लिया है, तो ये EL का कैसे क्रेडिट होगा, थोड़ा सा ब्रीफली बता देंगे तो। जरूर सर, अभी इसके बाद लास्ट में बता देता हूँ मैं, पहले इन्वेस्टमेंट वाले को क्लियर कर लें उसके बाद। जी आरएस। ओके मैडम। जो दूसरा, नमस्कार सर जो दूसरा क्वेश्चन आपने दिया था एचपीएल वाला 100 वाला, वो एक बार फिर से उसको समझाइए सर। तो जब वहां पे 100 एचपीएल है और 100 ईएल है, तो उसका जो एचपीएल है वो 25 डेज के लिए काउंट होगी ना सर, मतलब हाफ सैलरी के लिए काउंट होगी ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो दिया था, क्या कितना ईएल कितना एचपीएल? 100 ईएल दिया था सर आपने और 100 ही एचपीएल दिया था ना सर, सेकंड वाला क्वेश्चन में। चलिए हाँ ठीक है, इसी को कर, आपका जो एग्जाम्पल है इसी को कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल।
चलिए इसको एक आप अभी कैलकुलेशन के लिए सबसे लास्ट में यही रख लेते हैं जो मैडम ने बोला क्या कि 100 EL और 100 HPL सर। हाँ ठीक है 100 सेम बेसिक सेम है वही 50,000 और 100 EL है और 100 HPL है उसके खाते में। ठीक है अब जरा कैलकुलेट करिए कि उसको कितना पैसा मिलेगा। 4.5 तो एक महीने की सैलरी जो हुई वो कितनी हुई 75,000। बिल्कुल ठीक है सर जी थैंक यू सर। चलिए तो ये क्लियर हो गया है क्या और किसी को? जी संतोष दुबे सर। गुड इवनिंग सर। सर जी। एक केस थोड़ा सा मुझे क्लियर थोड़ा सा करिए, हाँ डाउट हो रहा है सर। जी बताइए सर वो कंप्लीटेड जो कैलेंडर मंथ की बात सर हम करते हैं ना सर, 2.5 डेज वाली बात सर। जी सर ये 3 अलग अलग केसेस जैसे हैं, तो एक रिटायरमेंट है हुआ, रिमूवल डिसमिसल हुआ और डेथ हुआ सर। तो इन तीनों केसेस में सर कंप्लीटेड काउंट किया जाएगा या कुछ अलग अलग है सर? सभी में कंप्लीटेड ही काउंट किया जाएगा। अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो नहीं क्रेडिट होगी। हाँ सर क्योंकि लिख रहा है कि प्रीवियस मंथ कहीं लिख रहा है, कहीं लिख रहा है अप टू द डेथ, डेट ऑफ डेथ ऐसे करके सर, ऐसे करके देखिए एक्चुअल में क्या है ना कि हमने शुरू तो वहां से किया था, एंड वहां अभी हुआ नहीं है। अभी उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो इस वाले सवाल में तो ये हो गया जो अभी लास्ट वाला था, है ना, ये वाली कैलकुलेशन आएगी। अब चलिए जरा कुछ चीजें हैं इनकेसमेंट पे। हाँ इनकेसमेंट पे जो अभी सूर्य प्रताप सर कह रहे थे, तो ये तो रिटायरमेंट के टाइम के इनकेसमेंट की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हम सर्विस में रहते हुए भी इनकेसमेंट पा सकते हैं। और सर्विस में रहते हुए ईएल जो है वो सिर्फ और सिर्फ तभी इनकेस हो सकती है जब आप एलटीसी ले रहे हो, चाहे वो होम टाउन हो या फिर ऑल इंडिया हो। कोई सी भी एलटीसी अगर ले रहे हैं तो आप ईएल इनकेस करा सकते हैं। और जब आप ले रहे हो तो एक बार में आप मैक्सिमम 10 ईएल इनकेस करा सकते हैं। और ये पूरे सर्विस में आप 60 डेज की इनकेस करा सकते हैं। और इसका सीधा सा मतलब ये बात अच्छे से याद रखिएगा कि जब भी आप ये सर्विस के दौरान ईएल इनकेस करा रहे हैं तो उस टाइम पर आपके खाते में जो बैलेंस है वो कम से कम 30 ईएल का जरूर होना चाहिए। अगर 30 ईएल का बैलेंस नहीं बचता है इनकेस कराने के बाद तो वो फिर इनकेस नहीं कराई जा सकती। तो 30 ईएल का बैलेंस बचना चाहिए, ये कुछ रूल है। ठीक है, और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस दिन, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई 3 फरवरी को 3 फेब को 25 में किसी ने ज्वाइन किया है और उसके बाद फिर उसकी ईएल क्रेडिट होती जाती है, तो अकाउंट मेंटेन किया जाता है कि कितने 1 जुलाई 25 को कितना होगा, फिर 1 जनवरी को कितना होगा, फिर उसमें से ईएल कम कर ली जाएगी, ज्यादा कर ली जाएगी। ये सब अकाउंट मेंटेन होता रहता है। और लास्ट में ये अकाउंट जब भी मेंटेन होता है तो कहीं भी अकाउंट मेंटेन होता है ना, तो बैलेंस उसका जहां भी कहीं भी अकाउंट बनता है तो उसका एक जो मेन चीज होती है वो होती है बैलेंस। आप अपने अकाउंट माना जो अकाउंट है उसमें भी आप देखते होंगे ना कि अब भाई हमारे अकाउंट में 25,000 बैलेंस है कि 25,305 रुपए है। तो ईएल और एचपीएल का भी मेन यही रहता है कि उसमें बैलेंस कितना है ना। और जो भी बैलेंस है वो उस दिन बैलेंस है। और जैसे ये मान लीजिए कि हमने जैसे मान लीजिए किसी के अकाउंट में 250 ईएल हैं सर्विस के दौरान और वो एलटीसी पे गया। अब उसने क्या किया कि उसने 10 ईएल इन कैश करा ली, 10 ईएल की पैसा ले लिया। तो अब बताइए कि उसके बैलेंस में कितनी बची ईएल, जल्दी से बोलिए। 250। हाँ, उसके अकाउंट में कितनी बची 240। 250 नहीं बचेंगी क्योंकि 10 दिन का उसने एलटीसी के दौरान इनकैश करा लिया ना। तो 10 ईएल जब इनकैश करा 10 ईएल तो कटेंगी ना। तो उसके अकाउंट में बची कितनी 240।
अब उसने क्या किया कि फिर जो है उसको जुलाई आ गई और उसमें 15 EL उसकी क्रेडिट हो गई, है ना। तो 15 EL जब क्रेडिट हुई तो कितनी हो गई? 255 हो गई, है ना। अब क्या हुआ कि उसने अपनी कुछ छुट्टियां ले ली उसने, जैसे मान लीजिए कि 5 EL उसने ले ली, तो अब उसका बैलेंस कितना हो गया? 250 हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो फिर LTC पे चला गया दोबारा से, और उसने फिर कहा कि मुझे इनकैश करवाना है। तो अब तो कितनी इनकैश करा ली उसने? 10 इनकैश करा ली, है ना। तो अब बताइए बैलेंस कितना बचा? 240 बचा, ठीक है। अब उसने 2 बार इनकैश करा ली, अब उसने LTC ली नहीं, पूरी उसने अपनी पूरी सर्विस कर ली, उसने सिर्फ 2 बार ही LTC ली थी और 10 उसने इनकैश करा ली। और धीरे धीरे क्रेडिट होते होते अब उसके बाद फिर उसके ये 15 EL क्रेडिट हो गई, फिर और 15 EL क्रेडिट हो गई, और होते होते मैक्सिमम कितनी क्रेडिट हो सकती है? 300, है ना। तो क्रेडिट होते होते उसकी 300 हो गई। अब वो रिटायर्ड हो गया, आपके उसके अकाउंट में 300 EL है, और उसने अपने सर्विस के दौरान 20 EL इनकैश करा ली थी। अब बताइए इस कंडीशन में अगर उसका बेसिक पे 50,000 है और वो इसका DA 50% है, तो इसको कितना पैसा मिलेगा EL का? सर पहले कितना ही मिलेगा जैसा पहले में? 7.5 लाख रुपए। आपने वही बात कर दी, मैं पूछ रहा हूँ पैसा कितना मिलेगा? 7.5 लाख सर। 7.5 लाख रुपए। हाँ, तो ये आंसर परफेक्ट है, 7.5 लाख, है ना। 7.5 लाख क्यों मिला? क्योंकि सर जो हम LTC में जो इनकैश कराते हैं वो उसका जो फाइनली हमें जो मिलेगा उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। हमने अगर 60 भी करवा लिए पूरी सर्विस के दौरान, तब भी हमें जो हमारा लास्ट इन्वेस्टमेंट होगा वो 300 अगर हमारा अकाउंट में है तो वो पूरा का पूरा पैसा हमको मिलता है। इसका प्रभाव वहां पे किसी प्रकार का नहीं आएगा। थैंक यू सर। हाँ ठीक। तो सर्विस के दौरान जब LTC में जो इनकैश होगा वो इनकैश अलग है और ये अलग है। अब मान लीजिए कि भाई कोई एम्प्लॉय ऐसा भी हो सकता है ना कि जिसका ये EL 300 नहीं हुआ, 150 ही हुआ, तो उसको 150 का इनकैशमेंट मिलेगा। सूर्य प्रताप सिंह सर बताइए जरा, आपकी बात क्लियर हुई क्या? जी सर एकदम क्लियर। मुझे यही लग रहा था कि ऐसा तो नहीं कि माइनस हो जाती है सर उसमें से वो जो लीव इनकैशमेंट LTC के दौरान करवाते हैं। ये सीधा सीधा अकाउंट चलता है, अकाउंट, है ना। और वो लास्ट उसके अकाउंट में जितनी भी EL होंगी उतने पैसे का इनकैशमेंट मिलेगा उसको। रश्मि मैडम। सर ये ऊपर 250 प्लस 10 जो आपने इरेज कर दिया, वहां जो सर प्लस 10 लिखा था वो -10 होगा क्या? मतलब वो अलग 10 रखी हुई थी या वो 10 एनकैश कराई हुई वहां दिखा रहा है? 10 इनकैश कराई मतलब। अच्छा, मतलब ये माइनस आएगा, बस वही एक कंफ्यूजन। तो 240 हो जाएगा। हाँ हाँ इनकैश कराए तो वो 240 हो जाएगा। हाँ, ये क्लियर है। ठीक है। अब जो अभी सर बात कर रहे थे संतोष सर, उस बात पे आ जाते हैं। बात क्या है कि हम लोगों ने शुरू क्या करा था कि कितने दिन की EL वो होंगी। अब देखिए क्या होता है कि किसी कोई एम्प्लॉय है जिसके अकाउंट में मान लीजिए कि 290 EL है, ठीक है। कब? 1 जनवरी को, ठीक है। 1 जन को उसकी 26 में उसकी 290 EL है। अब वो क्या हुआ कि 31 मार्च 26 को रिटायर्ड हो गया, ठीक। तो 31 मार्च को रिटायर्ड हो गया, तो इसमें थोड़ा सा, चलिए ठीक है। अच्छा बताइए, चलिए 31 मार्च के हिसाब से ये 290 1 जनवरी की नहीं, 31 दिसंबर कर लेते हैं इसको।
290 कितना है? 290 है 31 दिसंबर 2025। दिसंबर 25 को। तो और वो 31 मार्च को रिटायर्ड हो गया, तो 31 मार्च को उसके अकाउंट में कितनी ईएल होंगी जो वो इनकैश करा पाएगा? 298 सर। 298। हाँ, कैसे कैसे कैलकुलेट करा इसको? सर जनवरी, फरवरी और मार्च 3 कंप्लीटिंग मंथ के सर 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, और 7.5 को राउंड अप करेंगे तो 8 आ जाएंगे, और 290 पहले से थी तो 290 + 8 यानी 298 हो गई सर। अब क्या हुआ कि रिटायर्ड होने वाला था एम्प्लॉय 31 मार्च को, उसकी 22 मार्च को डेथ हो गई। तो भी अब उतनी ही बताइए, होगी सर, तो भी उतनी ही होगी। अब बताइए कि 298 सर। डेथ तो ये वाले मंथ को कंप्लीट मानेंगे ना सर? ये 295 होगा, 298 नहीं होगा, क्योंकि इस 22 मार्च को डेथ हो गई, इसलिए इसका महीना कंप्लीट नहीं हुआ, तो मार्च की उसको ईएल क्रेडिट नहीं होगी। राइट सर, लास्ट डे होता है डेथ मान। यस सर। तो इसलिए उसके मार्च की नहीं मिलेगी, बल्कि जनवरी और फरवरी की मिलेगी। ठीक है। अब कोई एक एम्प्लॉई है जिसने क्या किया कि 31 मार्च को रिटायर्ड होने वाला था। ठीक है, 31 मार्च को रिटायर्ड होने वाला था, और 30 उसके अकाउंट में 290 31 दिसंबर 25 को ईएल थी। अब हुआ क्या कि वो जो एम्प्लॉय है उसको बहुत गुस्सा आ गया, प्रिंसिपल से लड़ाई हो गई, और उसने कहा कि जो होगा देखा जाएगा, ये पकड़ो रेजिग्नेशन और मैं तो चला, और उसने रिजाइन कर दिया पर्सनल अफेयर्स पे 31 मार्च को। अब बताइए उसके अकाउंट में कितनी ईएल होंगी? थर्टी फर्स्ट मार्च को रिजाइन किया उसने, तो कितनी होंगी? यस, बिल्कुल सही। मार्च को उसने रिटायर होना था तो उसी दिन उसने रिजाइन किया है। गुस्सा आ गया, उसने कर दिया रिजाइन, प्रिंसिपल से लड़ाई हो गई, बहुत दिमाग खराब हो गया, उसने कहा कि मुझे नहीं होना रिटायर, लो रेजिग्नेशन, रिजाइन कर दिया उसी दिन 31 मार्च के सुबह सुबह जाके। तो क्या होगा? तो उसके अकाउंट में कितनी ईएल होंगी? 295 होंगी। ठीक है। सर क्यों? अगर ये आफ्टरनून में होगा तो 98 होगी ना? नहीं, आफ्टरनून, हाँ आफ्टरनून में होगा तो 98 होंगी। नहीं 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 होंगी, क्योंकि वो जिस दिन रिजाइन करता है वो माना ही नहीं जाता, वो दिन काउंट नहीं होता है। तो जो 31 मार्च को चूंकि रिजाइन कर दिया, तो इसलिए उसका मार्च कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो 8 नहीं बल्कि कितनी होंगी? 5 होंगी। अब बात यह है कि जो 31 मार्च को जिसने रिजाइन किया है उसको कितनी ईएल का इनकेसमेंट मिलेगा? इतना ही होगा ना उसके अकाउंट में, 295। तो अब इस एम्प्लॉय को कितनी ईएल का इनकेसमेंट होगा? उतना ही होगा। नहीं होगा। रेजिग्नेशन के केस की आधी ईएल इन्वेस्टमेंट, 295 का आधा ही इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है। रेजिग्नेशन सर एक छोटा सा डाउट था इसमें, अगर पूछ लो सर। इसमें आपने बताया कि 31 मार्च को उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, और उस टाइम तक उनकी 290 थी, तो उसमें 15 तो एडवांस में ऐड हो चुकी होंगी ना सर, वो माइनस नहीं होंगी क्या इसमें? 290 थी 31 दिसंबर को। ओहो सर, सॉरी सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। है ना, तो 5 जनवरी और फरवरी की 5 मिल जाएंगी, और ईएल का जो इनकेसमेंट होगा वो 295 का नहीं होगा, कितने का होगा? हाफ का होगा। हाफ का होगा। रेजिग्नेशन के में हाफ हो जाता है।
और कौन कौन से केस में होता है सर, आप प्लीज और बताइए। बस इसी में होता है। पार्डन सर, रिपीट करिए, नहीं आई आवाज। इसी में होता है, मैं यही कह रहा हूँ। 147 147 सर डिसमिसल और रिमूवल में भी यही इफेक्ट होता है या वो उसमें पूरी मिलेगी? नहीं, डिसमिसल में बिल्कुल नहीं मिलेंगी। हाँ, दोनों केस में नहीं मिलेगी, रिमूवल में भी नहीं मिलेगी सर। नहीं नहीं, वो ऑर्डर कहीं ये चीज पढ़ा है मैं कि डिसमिसल और वो रिमूवल में जिस महीने में हुआ है उस महीने तक की ईएल उनके क्रेडिट होगी, ऐसा कहीं मैंने पढ़ा है। हाँ, मगर उनका इनकेसमेंट का मामला जो है ना, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वो ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। इसको 148 कहेंगे कि 147.5 के हिसाब से ही करेंगे? 148 वो 148 0.5 वाला नहीं होता है इसमें कुछ, है ना। ओके, थैंक यू। नहीं, चलिए दूसरी बात ये है कि अब मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है, वो क्या हुआ कि 31 मार्च को रिटायर्ड होने वाला था। 31 मार्च को सुबह सुबह 5 बजे उठा और उठते साथ उसके सीने में दर्द हुआ, हार्ट अटैक आया, वो मर गया, ऑफिस नहीं जा पाया 31 मार्च को। क्या होगा बताओ, कितनी ईएल क्रेडिट होगी? 298 सर। सर वो डेज पूरा गिन लिया जाता है। वर्किंग डे माना जाएगा सर। ठीक है, तो वो वर्किंग डे माना जाएगा। 31 मार्च को मतलब जो कंप्लीटेड मंथ जो डेथ वाला केस में है, वो कंप्लीटेड मंथ तब जब उसकी डेथ लास्ट डे हो। अगर बीच में डेथ हो गई तो फिर कंप्लीटेड मंथ नहीं होगा। जी रितु शर्मा मैडम। सर अगर ये रिजाइन वाले केस में अगर ये 295 में थोड़ी बहुत अगर एचपीएल भी होती तो फिर वो शायद लैप्स हो जाती ना। एचपीएल का इनकेसमेंट नहीं मिलता है रिजाइन वाले केस में। हाँ वो लैप्स हो जाती है। ठीक है सर, यही थोड़ा सा डाउट है। ओके सर, ठीक है, चलिए तो ये लास्ट वाला भी मैटर हो गया। अब हिमांशु सर कुछ कह रहे थे। हाँ बोलिए, आप बताइए क्या कह रहे थे आप, हिमांशु सर। Sir, actually, how to gain assessment, each is taken from EL or EOL before 6 months. अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम 15 ईएल क्रेडिट होती है ना, जब भी 15 ईएल क्रेडिट होती है ना, या तो 1 जनवरी या 1 जुलाई को, तो वो जब क्रेडिट हो रही होती है तो उसके जिस दिन भी ये क्रेडिट हो रही है उसके प्रीवियस 6 मंथ देखे जाते हैं, उस टाइम पे कितनी ईओएल ली है या फिर डाइजनन हुआ है। जितनी भी ईओएल ली गई हो उसको 1/10 से डिवाइड करेंगे। मान लीजिए 60 ईओएल ले ली, या सॉरी 1/80 लग गया है, एक्चुअल में 1/10 है। मान लीजिए 60 ईओएल ले ली है उसने, तो 1/10 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचा, 6। मतलब ये 6 माइनस हो जाएंगी इस 15 में से, और उसको 15 क्रेडिट होने की बजाय 9 ही क्रेडिट होंगी। ये कहना ठीक है। केपी मीणा सर। सर एचपीएल का एचपीएल में कुछ नहीं होता। एचपीएल तो 10 क्रेडिट होती है तो 10 ही होंगी। यूएल से एचपीएल में फर्क नहीं पड़ता। सर ये माइनस जो है ये खाली एक ही बार खाली होता है क्या? वो जब भी क्रेडिट करेंगे तो पिछले 6 महीना देखा जाएगा। तो पिछले 6 महीने हुआ, अगली बार जब क्रेडिट करेंगे तो उसका पिछला 6 महीना देखा जाएगा। अच्छा ठीक है। सर इसमें ये काउंट नहीं करेंगे कि ईओएल जो है वो मेडिकल ग्राउंड पे है या नहीं है? मेडिकल ग्राउंड पे हो तब भी कटेगा, अगर विदाउट मेडिकल ग्राउंड है तब भी कटेगा। ओके, थैंक यू सर। जी मेडिकल ग्राउंड में भी कटेगी सर हाँ कटेगी, बिल्कुल। हाँ सर्विस काउंट होगी लेकिन कटेगी, राइट सर। होगी बिल्कुल। ईएल क्रेडिट करते समय एक सिंपल सा लॉजिक है कि जो अर्नड लीव नाम क्यों दिया गया इसका, अर्नड लीव आप अगर सर्विस करेंगे तभी अर्न होगी, नहीं अर्न करते हैं हम लोग। और अर्न क्या करते हैं कि जितने दिन की हम सर्विस करते हैं उनके बदले जो ईएल अर्न होती हैं। तो अगर हमने ईएल ले लिया इसका मतलब हमने सेवा नहीं करी, और सर्विस नहीं करी इसका मतलब ईएल नहीं मिलेगी। वो वाला मैटर है यहाँ पे। जी अंकुर सर।
सर नमस्ते सर, मुझे लीव कम्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा क्लियरिटी चाहिए थी, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है उधर। लीव कम्यूटेशन, देखिए कम्यूटेशन ऑफ लीव सिंपल सा है कि जो HPL है वो क्या होता है, एक दिन अगर HPL लेंगे तो पे जो है वो जितनी भी उसकी पे है, मान लीजिए उसकी पे एक दिन की 2000 रुपीज है, तो उस दिन उसको 2000 पे ना मिलके कितना मिलता है, 1000। ठीक है। और कम्यूटेशन ऑफ लीव का मतलब होता है, जो कमिटेड लीव जो होती है वो सिंपल सा होता है कि जिस दिन कमिटेड लीव ली, 1 कमिटेड लीव अगर ली है तो उसके अकाउंट से, जो HPL वाला जो अकाउंट है उसके अकाउंट से 2 HPL को डेबिट कर दिया जाएगा और उसकी जगह उसको 1000 सैलरी ना देके 2000 सैलरी दे दी जाएगी, मतलब सैलरी कम नहीं की जाएगी। इसको बोलते हैं कम्यूटेशन ऑफ लीव, मतलब HPL को 2 HPL को कम्यूट करके एक कमिटेड लीव बनाई जाती है। ओके सर, थैंक यू सो मच। और ये सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पे ही हो सकता है, विदाउट मेडिकल ग्राउंड कमिटेड लीव नहीं मिलती है। और बहुत सारे साथियों को ये कंफ्यूजन है कि वो 3 दिन मेडिकल ग्राउंड पे 3 दिन तक हम बिना मेडिकल के कमिटेड ले सकते हैं, बिल्कुल भूल जाइए, ऐसा नहीं होता है। 3 दिन का 3 ये वो अलग रूल है। और बहुत सारे लोग जो हैं उनको ये लगता है कि 3 दिन तक हम बिना मेडिकल के कमिटेड लीव ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब ये कमिटेड लीव हमेशा हर हालत में ओनली एंड ओनली मेडिकल ग्राउंड पे ही मिलेगी। ठीक है सर, क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। जी KP मीणा सर। नमस्कार सर। सर एक तो ये था कि जैसे ये डिसमिसल और रिमूवल है, उसमें डिसमिसल में तो मतलब जनरली कोई लीव इनकेसमेंट नहीं होगा अगर आपको डिसमिस किया है एम्प्लॉय को, और अगर उसको रिमूव किया है तो वहां पे जनरली नहीं होता है, लेकिन अथॉरिटी के डिस्कशन पावर पे होता है कि उसको हो भी सकता है। हाँ ये है, मुझे देखना पड़ेगा, मैं 100% श्योर नहीं एक हूँ। सर ये हाँ जी, एक ये था सर कि जैसे मान लीजिए अगर एम्प्लॉय ने उस लास्ट डे को सुसाइड भी कर लिया तब भी वो डे उसमें मतलब काउंट होता है सर, जैसे ऐसा भी सर है ना, ये अभी हुआ है। हाँ बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू काउंट होता है। जी नारायण सर। सर थैंक यू वेरी मच सर। सर जैसे अभी आपने बताया कि रिमूवल और डिसमिसल के बारे में, जी, तो उसमें सर जो कंपलसरी रिटायरमेंट होगा तो क्या स्टेटस होगा सर HPL और EL का? कंपलसरी रिटायरमेंट का सीधा सीधा है, रिटायरमेंट के सारे बेनिफिट मिलते हैं, है ना, वो तो इसलिए उसमें इनकेसमेंट भी मिलेगा। इनकैशमेंट भी मिलेगा सर कंपलसरी रिटायरमेंट में? मिलेगा हाँ। बस इतनी सी बात है कि कंपलसरी रिटायर्ड कर देते हैं बट रिटायरमेंट बेनिफिट देते हैं। जी सर, जी रिमूवल और डिसमिसल में रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिलते हैं। जी जी। वो भी उसमें भी ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि जो रिमूवल वाला ऑर्डर दिया गया है उसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, कौन सी नहीं दी गई है ना। कुमुद मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर जी मैम। सर ये सर ने कुछ सुसाइड वाली बात बोली, मैं सुनी नहीं। सर ने ये बोला है कि सुसाइड अगर एम्प्लॉय कर लेता है ना, तो नॉर्मली एक सोशल फिनोमेना ये है इस तरह का कि सुसाइड कर लिया मतलब उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, सुसाइड वाले को बीमा भी नहीं मिलता है, सुसाइड वाले को ये नहीं मिलता है। मगर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया है कि सुसाइड भी किया है तब भी वो उस दिन को एज ए ड्यूटी काउंट करेंगे। ओके सर। ठीक है, उसको ऐसा नहीं है कि उसको सुसाइड कर लिया तो नहीं मानेंगे ड्यूटी, ऐसा नहीं है, सुसाइड भी कर लिया तब भी ड्यूटी काउंट होगा। मतलब रेजिग्नेशन वाला यदि दिन है लास्ट डे तो काउंट नहीं होगा? हाँ रेजिग्नेशन वाले में अकेले काउंट नहीं होगा, बाकी में तो काउंट होगा। डेथ वाले में काउंट होगा? डेथ वाले में तो काउंट होगा। डेथ वाले में तो ये है कि सुबह सुबह 3 बजे भी डेथ हो जाती है तो वो पूरा दिन काउंट होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि वो ऑफिस नहीं पहुंचा तो अब उसका दिन काउंट नहीं होगा, है ना। तो डेथ वाला दिन काउंट होता है। लास्ट वर्किंग डे की कोई सा भी दिन? लास्ट वर्किंग डे, जिस दिन डेथ हुई वो दिन काउंट होता है, जिस दिन डेथ हुई वो दिन काउंट होता है, चाहे वो लास्ट कोई भी दिन हो मैम, कोई भी दिन हो वो दिन काउंट हो जाएगा। नहीं तो वो मंथ काउंट होगा कि नहीं कैलकुलेशन के लिए?
ईएल कैलकुलेशन के लिए तभी काउंट होगा जब वो लास्ट वर्किंग डे पे डेथ होगी। अगर बीच में डेथ हो गई, 25 तारीख को डेथ हो गई, तो वो फिर कंप्लीटेड मंथ नहीं माना जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। जी जी, राजेश मौर्य सर। सर ये वीआरएस में क्या एचपीएल और ईएल वैसे ही मिलेंगे या कुछ और है सर उसका रूल? बीआरएस तो कंप्लीट फायदा मिलता है सर, जैसे रिटायर्ड होते हैं सुपरएन्युएशन, ऐसे ही बीआरएस में सारा कुछ मिलता है। ठीक है, थैंक यू सर। जी, वो सैली मैडम कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी? सर मैं ये कह रही थी जो इनकम टैक्स में 87A रिबेट और स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, वो थोड़ा सा क्लियर करना दोनों के बीच का डिफरेंस। बता देता हूँ मैडम, बिल्कुल। देखिए, क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो क्या चीज है? जैसे मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉय की सैलरी हुई 13 लाख। जी सर। 13 लाख ये इसकी सैलरी है, ठीक है, टैक्सेबल इनकम। तो जी। अगर कोई एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जो भी टैक्सेबल इनकम बनी उसमें से सीधे 75,000 आप माइनस कर लो, और हो गया 12,25,000 रुपए। 12,25,000, ठीक है। इस पर टैक्स लगा देगी सरकार। तो जो 75,000 रुपए जो माइनस करते हैं वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। ये न्यू रिजीम में। जी और सर। ओल्ड रिजीम में यही अमाउंट जो है वो 75,000 की जगह पर है 50,000, ठीक है। ओल्ड रिजीम में ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000। अब बात करते हैं 87A। 87A क्या है? 87A जो है वो क्या है कि थोड़ा सा इस तरह से है कि होता क्या है कि टैक्स जो अगर आप देखें टैक्स स्लैब है ना, तो टैक्स स्लैब में क्या लिखा है कि 1 रुपए से लेके 4 लाख रुपए 4 लाख तक जो टैक्स है वो नहीं लगेगा। मगर 4 लाख रुपए से 8 लाख तक, मतलब कुल मिला के 4 लाख पर 4 से वाला होगा, इसमें क्या लगेगा 5%, ठीक है। 5% टैक्स लगेगा। जी सर। इसके ऊपर और लगेगा। अब मान लीजिए कि किसी की सैलरी है कितनी, मान लीजिए कि 8,75,000 रुपए सैलरी बनती है उसकी, ठीक है। कितनी बनी? 8,75,000 रुपए सैलरी। तो अब क्या हुआ कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसी माइनस किया तो ये कितनी हो गई? 8 लाख। 8 लाख हो गई। अब क्या होगा कि इस 8 लाख पर टैक्स लगेगा। अब इस 8 लाख टैक्स लगेगा तो शुरू के 4 लाख पे तो लगता नहीं है, तो बचे कितने? 4 लाख। तो इन 4 लाख पर टैक्स लगेगा और वो कितने परसेंट लगेगा? 5%। 5%। 4% सर। अरे भाई 5% लगता है। 5%। हाँ सॉरी सर। 4 लाख पे 5% टैक्स लगेगा। तो 4 लाख का 5% निकालो जल्दी से। 20,000। टैक्स कितना बन गया? 20,000। 20। जिस एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो 8,75,000 है, उसमें से 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन चला गया, तो बचे 8 लाख रुपए। तो अब 8 लाख टैक्स बनना था, वो कितना बन रहा था? 20,000 रुपए, ठीक है। तो सरकार ने कहा कि हम मतलब ये सेक्शन है इनकम टैक्स उसका 87A। तो इस 87A में लिख दिया कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी 12 लाख तक है, कितने तक? 12 लाख तक, है ना, 12 लाख तक, तो जो भी टैक्स बनेगा 12 लाख तक की सैलरी पर, जैसे यहाँ 20,000 बना, तो वो माफ कर दिया जाएगा, वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये 87A है। क्लियर हुई बात? ठीक है। मान लीजिए कि ये 25,000 है। अब मान लीजिए किसी की सैलरी 12,75,000 होती। जी सर। ठीक है, तो 12,75,000 में से 75,000 तो वो उसका सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन हट गया, वो बचे अपने 12 लाख। तो 12 लाख पे कितना बनता? ये 20,000 तो बन गया किसके? ये वाले 4 से 8 लाख। फिर आप
से 12 लाख तक कितने परसेंट है डिडक्शन, वो सॉरी टैक्स? 10%। 10%। तो बताइए जरा 4 लाख का 10% कितना? 40,000 रुपए। 40,000। तो 20,000 उसके बने और 40,000 इधर बने। ठीक है जी सर। 40,000 टोटल मिला के कितना हो गया ये? 60,000। अगर एम्प्लॉय की सैलरी जो है ना 12 लाख मतलब 12,75,000 है, तो उस कंडीशन में 75,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन चला गया, और अब 12 लाख टैक्स बना, वो बना कितना? 60,000। तो 87 ये कहता है कि 60,000 रुपये माफ नहीं देना टैक्स। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉय की सैलरी 12,75,000 नहीं, 12 लाख कितनी है? 80,000 है। ठीक है। और 75,000 डिडक्शन हटाया तो क्या हो गया? 12 लाख 5,000। 12 लाख 5,000 हो गया ये, है ना? तो 12 लाख जो 5,000 है, इस पर टैक्स क्या 60,000 तो पहले से ही था, क्योंकि 12 लाख तक। अब 5,000 पे कितने परसेंट 5,000 टैक्स पे लगे? 15%। चलो 15% कितना हुआ? 750। 750। तो कितना टैक्स बन गया? 60,000। 60,750। 750 रुपए। अब सरकार कहती है अब आपकी जो वो है सैलरी जो है वो 12 लाख से ऊपर हो गई है, तो अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो पिछले सेशन तक, पिछले फाइनेंशियल ईयर तक ये था कि ये 60 लाख मतलब उस हिसाब से 60,750 रुपए टैक्स जमा करना पड़ेगा। मगर अब सरकार ने थोड़ी सी रहम दिखाई है, उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत ज्यादा हो जाती है तो टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, मगर ये पूरा 60,750 रुपए नहीं देना पड़ेगा, आपको सिर्फ 750 रुपए देना पड़ेगा। नहीं सॉरी, नहीं 5,000 रुपये देना पड़ेगा। 5,000 रुपए देना पड़ेगा। 5,000 और 4% और सर। हाँ वो अलग है। यहाँ पे टैक्स कितना देना पड़ेगा? 5,000 रुपए देना पड़ेगा। ये थोड़ी 12 से। सर ये बात समझ में नहीं आई, अगर 60,750 टैक्स बन रहा है तो सरकार यहाँ पे ये कहती है कि जब आपकी 12 लाख से ऊपर अगर सैलरी हो जाती है ना, तो आपका टैक्स तो बना 60,750 रुपए, तो अब आप हमें 60,750 रुपए देने वाले थे, मत दो। आपके 12 लाख से ऊपर जितनी भी सैलरी हो, 12 लाख आप अपने पास रखो, 12 लाख के ऊपर की जितनी भी सैलरी हो वो मुझे दे दो। तो 12 लाख से ऊपर की कितनी सैलरी है? 5,000। 5,000, तो वो टैक्स लगेगा। तो सर ये कहाँ तक हो गई वैलिड? ये वहां तक वैलिड होगी जहां तक ये टैक्स ज्यादा हो और सैलरी कम हो 12 लाख के ऊपर। जैसे यहाँ पे टैक्स बन गया 60,750 रुपए, सॉरी 60,750 रुपए, और सैलरी 12 लाख के ऊपर सिर्फ 5,000 है, तो वो 5,000 ही देने, 60,750 नहीं देने। इसको बोला गया है मार्जिनल रिलीफ। ये 87A तब तक ही था जब तक 12 लाख है सैलरी। 87A सिर्फ तब तक है जब तक सैलरी कहाँ तक है? 12 लाख। 12 लाख जो भी टैक्स बनेगा वो देंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले ही सर स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो गया क्या पहले? स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले ही माइनस करना है। जी सर जी। अब ये नारायण सर कुछ कह रहे हैं? नारायण मटोलिया सर। राजेश मौर्य सर। सर ये जो 5,000 मार्जिनल रिलीफ आया, ये कितनी सैलरी में मेरा था? ये 12 लाख से ऊपर जितनी भी सैलरी बनेगी उस सब पे अगर टैक्स ज्यादा बन रहा है, 12 लाख, देखिए 12 लाख से ऊपर अभी कितना टैक्स बन रहा है आप खुद ही बताइए जरा। 12 लाख 5,000 पर ये अभी हमने कैलकुलेट जो किया था वो 60,750 रुपए आया था। ठीक है, तो टैक्स बना 60,750 रुपए।
सरकार ये कह रही है कि 12 लाख अगर आपके पास सैलरी है, इनकम है, तो 12 लाख तक जो है टैक्स नहीं देना है। 12 लाख से ऊपर जितनी भी सैलरी आप ले रहे हैं, या तो टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, तो टैक्स और सैलरी 12 लाख के ऊपर जो भी कम है वो दे दीजिए। मतलब टैक्स कैलकुलेट करा तो 60,750, और जब सैलरी 60,750 आया। हाँ, सैलरी जब कैलकुलेट करी तो 12 लाख को छोड़ दीजिए। ऊपर की सैलरी पता नहीं है कितनी है, ऊपर की सैलरी कितनी है? ऊपर की सैलरी 5,000। तो वो 5,000 टैक्स के रूप में जमा कर देना है। 60,750 जमा करने की बजाय 5,000 जमा कर देना, ये कह, ठीक है। मतलब इन दोनों में से जो भी कम है वो जमा कर दे। अगर मान लीजिए सैलरी से टैक्स कम आ रहा है तो फिर टैक्स जमा कर दे। बिल्कुल। मान लीजिए कि किसी की सैलरी 13 लाख है, तो वो 1 लाख टैक्स जमा नहीं करेगा, फिर वो टैक्स का जाएगा। टैक्स अगर मान लीजिए कम है 1 लाख से, तो फिर वो टैक्स जमा, सैलरी वो 1 लाख नहीं जमा। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी तिवारी सर, जुगल किशोर सर कुछ कह रहे हैं? सर हाँ, एक क्वेश्चन था सर। मैं एक क्विज किया था, उसमें था कि ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में, एक में 25,000 की छूट है और ओल्ड रिजिम में 12,500, 87 ये। सर ये कैसे इससे कौन रिलेट करेंगे सर? फाइनेंशियल ईयर चेक कर लिया करो सर। जी सर, हाँ, दैट वन इज ओल्ड वन। 25 शायद 24 25 होगा। ये जो 60,000 की जो रिबेट है 87A में, ये फाइनेंस कितने 25 26 में है, और असेसमेंट 26 27 में, ठीक है। और जी सर, ईयर और फाइनेंशियल ईयर में कंफ्यूज नहीं होना है। अभी जो है ना, असेसमेंट ईयर एक साल आगे चलता है। जैसे फाइनेंशियल 25 26 चल रहा है ना, तो इसका असेसमेंट ईयर हुआ 26 27। जी सर, हाँ सर, वो एनवीएस का क्वेश्चन था, वो ओल्ड वन था, राइट सर। सीधी सी बात है, फाइनेंशियल ईयर उसको जरा ध्यान से, ठीक है। 25 और 12.5 था उसमें। जी, वो सही था क्योंकि वो पुराना था। जी सर।